नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव के बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, जिनको आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। देख लिया आपने। प्रदीप नंबियार जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, यस सर। राहुल गांधी साहब गए कैम्ब्रिज बिल्कुल और वहां पर उन्होंने कोई 4 या 5 पॉइंट बड़े बड़े कहे। एग्जैक्टली। एक तो उन्होंने कहा कि साहब पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, इजरायली सॉफ्टवेयर, उसके तहत उनका फोन टैप था। कुछ इंटेलिजेंस वालों ने उनको बोला कि भैया फोन पे बात करते हुए जरा ध्यान से रहना। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर। ये भी कहा कि एटमॉस्फेयर ऑफ हेट ऑल ओवर इंडिया। एग्जैक्टली। साथ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि द टेररिस्ट सॉ मी, आई सॉ द टेररिस्ट। आई टू आई। I Eye saw to the eye. terrorists, they saw me. Eyeball to eyeball. That's right. They didn't say anything, I didn't say anything, we just passed on. What was that? I don't know. That looked like an avant-garde script of a movie. Looked like an Ingmar Bergman film, The Seventh Seal. पर सर or something like इंटरनेशनल that. ओपिनियन जरूर क्रिएट हो जाएगा इस विषय में कि जी। यहाँ पर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है, टोटलिटेरियन स्टेट है, Modi ji is a dictator. नो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन प्लेस। Correct. Absolutely correct. एंड Oh yes, absolutely. व्हाट अ प्लेस टू टॉक। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। He goes to Cambridge and he says all that after concluding a भारत जोड़ो यात्रा। पूरी भारत जोड़ो यात्रा अभी अभी उसका समापन हुआ। कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक गए और श्रीनगर में इतना भव्य समारोह हो पाया क्योंकि आर्टिकल 370 रिपील हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पे बहुत अच्छी थी और अभी भी है। All thanks to the same Mr. Modi and Mr. Amit Shah that this man keeps criticizing. Well, God bless him. Anyway, he seems to have revived the Congress. At the moment with us, Mr. Ganesh Khankar of the BJP. Ganesh Khankar साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपका स्वागत है नेशन नाउ में। मैं आर के बी और एडवोकेट प्रदीप नंबियार दोनों आपका स्वागत करते हैं। गणेश खानकर जी, राहुल गांधी डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं सर। डर है उनको हिंदुस्तान में। क्या क्या कर दिया सर आपने? वो कैम्ब्रिज में जाकर के उनको जाके शिकायत करनी पड़ती है कि मेरा फोन जो है वो टैप्ड है पेगासस सॉफ्टवेयर से। आतंकवादियों ने मुझको देखा, मैंने आतंकवादियों को देखा, उन्होंने देखा, मैंने देखा। क्या देखा, कुछ हुआ क्या, मुझे मालूम नहीं। लेकिन सर इस विषय में क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है कि राहुल गांधी जी क्या कहेंगे ये जी उनको ही सिर्फ पता होता है। वे कभी कभी किलो को लीटर में गिनते हैं और लीटर को किलो में गिनते हैं। जी यानी उनके पार्टी के नेता तो कुछ समय वे जब स्टेज पे रहते हैं तो भयभीत होते हैं कि भाई कब इनका भाषण खत्म हो जाए और कब हमें छुटकारा मिले। देखिए, आपने जो बात कही, राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज में गए, उन्होंने भाषण दिए और उन्होंने जो सारी बातें कही। जी देखिए राजू जी, कुछ बातों के लिए उन्हें मानना तो पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस मत छोड़ो यात्रा का जो उन्होंने प्रारंभ किया। जी कांग्रेस मत कन्याकुमारी, छोड़ो यात्रा। जी हाँ, वे हाथ से हाथ जोड़ो। कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक वो गए। जी अब इस दरमियान मेरा सीधा सीधा सवाल है कि राजू जी, यदि यात्रा को इतना बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था जी तो कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस की? उल्टा जब इनकी यात्रा चल रही थी तो देश भर में ये वाक्य भी आए कि जी। लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे। अब आप देखिए कि ये जब यात्रा चल रही थी तो इस यात्रा के बीच में 2 राज्यों के चुनाव थे। जी एक हिमाचल के हुए और दूसरे गुजरात के। देखिए, हिमाचल में हमारा जो वोट शेयर था वो कम हुआ और हमारी सरकार चली गई, वहां पर कांग्रेस की सरकार आई, वे जीत गए। लेकिन गए बार जब कांग्रेस परास्त हुई थी और उन्हें जो वोट मिले थे और हमें परास्त होते समय जो वोट मिले, राजीव जी, इसमें बड़ा अंतर है। जी अब कुछ परसेंटेज से कम रहे, लेकिन पराजय होती है, उसे स्वीकारनी चाहिए। अब पराजय होने के बाद इसे ईवीएम का नाम देना कोई लाजमी बात नहीं होती।
पराजय पराजय होती है। लेकिन उसी समय गुजरात में जी जो कांग्रेस की पराजय हुई, जहां से कुछ ही यानी हम कह सकते किलोमीटर पर कांग्रेस की यात्रा थी, और यात्रा को यदि इतना बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई सर। दुरुस्त बात है। अब हम इन घटनाओं को यदि हम जोड़ दें एक दूसरे से, मैं ये बात आपसे इसलिए जी। कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी जब ये सारी बातें देश के बाहर जब जाकर कहते हैं, तब देश पूरी दुनिया में जी अपने देश की क्या छवि हम बताना चाहते हैं, जी वे शायद राहुल गांधी जी जानते होंगे। जी अब आतंकवादी ने राहुल गांधी जी को देखा, राहुल गांधी जी ने आतंकवादियों को देखा, जी आंखों आंखों में उन्होंने क्या बातें की मुझे पता नहीं। अब वो क्या राहुल गांधी जी का दर्शन करने आए थे, जी या राहुल गांधी को उस आतंकवादी से, यानी अब मुझे माफ कीजिए, मैंने ये शब्द यहाँ पर कहना अच्छा नहीं होगा कि राहुल गांधी जी वो आतंकवादी है, ये आपको पता था। ये पता कब चला? जब आप कैम्ब्रिज चले गए। धारा 370 हटने से पहले कश्मीर का माहौल याद कीजिए सर, आपको याद होगा, यानी लाल चौक में भारत का तिरंगा वहां लेकर जाना यानी कितना बड़ा चैलेंज हुआ करता सर, था। वही नहीं, भारत का तिरंगा यानी जम्मू एंड कश्मीर का भी तिरंगा लाल चौक के क्लॉक टावर से किसी में हिम्मत नहीं होती थी वहां पे लहराने के लिए। आज इस बार 15 अगस्त को और उसके बाद 26 जनवरी को हर दुकान के ऊपर, हर मकान के ऊपर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। जी गणेश खानकर जी। देखिए, ये आपने जो कहा राजीव जी, वो परिवर्तन अब कश्मीर में भी हो रहा है। जी देखिए, मैं आपको एक ही वाकया बताता हूं सर। मैं भी कश्मीर गया था, जी और मैं जब गुंडोला है वहां पे बड़ा रोपवे है, वहां से शायद अपनी बॉर्डर नजदीक है, जी वहां पर जो टूरिस्ट गाइड थे मैं उनसे बात कर रहा था, और बात करते करते मैंने उनसे कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हो, जी क्या आपको नहीं लगता शहरों में जाकर अपने व्यवसाय या नौकरी के बारे में सोचना चाहिए? जी देखिए राजीव जी, उन्होंने जो जवाब दिया ना, वो जवाब बड़ा यानी हार्ट को टच कर गया। उन्होंने कहा कि सर आपने बहुत अच्छी बात कही, आप हमारे बारे में सोचते हो, ये सुनकर ही हमें अच्छा लगता है। लेकिन सर मैं जैसे ही कहीं पर जाऊंगा और इंटरव्यू में पास होने के बाद जब मैं अपना पता उन्हें बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर, जी साहब उनको आतंकवादी समझते, हमें कोई नौकरी पे नहीं रखता है। जी साहब कितनी बड़ी बात कही उस व्यक्ति ने, जबकि ही वॉज डबल ग्रेजुएट। हम 2 दिन साथ में थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कश्मीरियत के बारे में बताई हमसे। आज देखिए, कश्मीर में जब आतंकवाद समाप्त होने की कगार पर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि समाप्त हुआ है, लेकिन कश्मीर के बारे में देश के मन में अब आत्मीयता आ रही है। कश्मीर में जाने के बाद अब कोई खतरा नहीं है, वहां भी कश्मीर के लोग अब अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। ये सारी बातें जब होती है ना साहब, तो एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। और उस टूरिस्ट गाइड ने जो मुझसे कहा था कि साहब जो हमारे बारे में सोचते हैं, शायद आने वाले दिनों में यह भी बात समाप्त होगी। लेकिन अब यहाँ पे गणेश खानकर जी, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रदीप जी और मैं जिस बिल्डिंग में हैं, जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, जहां पर आपने वादा किया है कि आप चाय पीने के लिए आएंगे स्टूडियो में, आपने कहा है सर जी, वहां पर मैं आपको बता दूं, धारा 370 वापस होने के बाद आपको एक चीज बता दूं, यहां पर कितने प्रदीप जी, एटलीस्ट 20 के 25 कितने, ये बिल्कुल एटलीस्ट 20 या 21 बच्चे जो हैं, जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस वगैरह 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 में, सिक्योरिटी में, मेंटेनेंस में, अलग अलग जगह सुपरवाइजरी पोस्ट में जो काम करते हैं, वो लड़के सब जम्मू एंड कश्मीर के हैं, कश्मीरी हैं सर, यहां पे काम करते हैं। और वो आर्टिकल 370 के रिपील के बाद हुआ है, और ये मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं गणेश खानकर जी। ये इस बात को मैंने वही कहा कि इस बात का हमने जी स्वागत करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मेरा ये सोचना कि देश के बारे में अपनी राय रखते समय राहुल गांधी जी यदि अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि सारा विपक्ष उनके साथ में खड़े हो और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करे,
तो देश के बाहर जाकर अपने देश के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके कभी भी आप अपने आप को नेता साबित नहीं कर सकते। जी ये हो सकता है कि इस देश में जो विद्यमान सरकार जी काम कर रही है उसकी नीतियां गलत है। हमारी सरकार आने के बाद उन नीतियों में हम सुधार लाएंगे, क्योंकि ऐसा है, देश होता है, देश की एक अपनी परिप्रेक्ष्य में एक जी चिट्ठी होती है, एक वृत्ति होती है, उसके बारे में आप आक्षेप बताइए। पूरे देश की व्यवस्था के बारे में जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ये अपने आप को नेता साबित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। गणेश तो एक खानकर जी, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा। गणेश खानकर जी, लेकिन 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 यहां पर सीधी सादी बात है, 2014 से लेकर के आज तक जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस लॉबी है या जो कांग्रेस लेफ्ट सो कॉल्ड लिबरल लॉबी है, इन सब लोगों ने सीधे साधे तौर पे कोई मौका नहीं छोड़ा है आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए, और आज तक कर रहे हैं। ऐसा क्यों है सर, बताएं जरा। नहीं, एक बात को हमने सब समझ लेना चाहिए जी कि देखिए, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस, जी इन दोनों की कुछ विचारधाराएं जो है वो आपको शायद महसूस ना हो, जी लेकिन वो एक दूसरे से मिलती है। वर्षों तक इस देश में सत्ता कांग्रेस की रही, जी लेकिन यूनियन जो थी, फिर आप पोस्टल देखिए, रेलवे देखिए, या जो LIC वगैरह है, या बैंकिंग फील्ड है, उसमें जो सारी यूनियन थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी। दुरुस्त बात। अब एक बात उसमें ये भी जोड़ के देखिए कि ये दोनों एक इतिहास को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख रहे थे और आप उसको पढ़ रहे थे। आप उसी पढ़ाई को लेकर आप ग्रेजुएट होते थे, आपको नौकरी मिलती थी। अब उस इतिहास को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई तब भी संशोधन हुआ, और 2014 के बाद में इसमें अच्छी खासी गति आई है। अब ये लोग नहीं चाहते कि ये इतिहास आपके सामने आए, क्योंकि जो इतिहास ये बनाकर आपको बताना चाहते हैं वे हम मूल धारा से कहीं हटकर जा रहे हैं। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया होगा, या पुराने महाभारत के बारे में, या पुराने आर्य काल के बारे में उन्होंने जो कुछ टिप्पणियां की है, इस पर बहुत दिनों तक यानी विवाद होता रहा। ठीक है, नेहरू जी के अपने विचार थे, वे भी विद्वान होंगे, उन्होंने रखे और हम पढ़ते भी है उसे। लेकिन बाद में जिस तरह से अब आप इतिहास पढ़ेंगे साहब, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको सिर्फ एक पन्ने में मिलेंगे। जी स्वतंत्रवीर सावरकर जी, शायद उनका इस देश के स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं, इस तरह का बर्ताव हो रहा है। अब सारे यानी आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन तीनों के नाम के सिवा आपको कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा। मानो इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन क्रांतिकारियों ने, हजारों लोगों ने अपनी जानें दी, उनकी कोई कीमत नहीं होगी, सिर्फ इस परिवार का एक बड़ा हिस्सा है। यानी अब उनका नाम देने से कांग्रेस हाईकमांड खुश होता है। वे इतिहास अपने आप में बनाना चाहते थे। अब ये उन्हें डर सताने लगा है कि यदि ये इतिहास यदि वास्तविक रूप से लोगों के सामने आएगा, ये जो नई पीढ़ी अब आ रही है, वह नई पीढ़ी इस इतिहास को जानेगी। और राजीव जी, दूसरी तरफ हम विश्व गुरु बनने की जी। तरफ हमने अपनी चाल शुरू कर दी है। जो बच्चा आज 2, 4, 5 साल का होगा, 10 साल के बाद में जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ होगी, हमारी एक पोजीशन होगी, उस समय जब वो इतिहास को पढ़ेगा, तो शायद साहब आने वाले 20, 5, 50 सालों तक आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो मेहनत से काम करेगा, स्वाभिमान से काम करेगा, दुनिया में हमारा वजूद है, ये सोचकर काम करे। जी शायद ये लोग नहीं चाहते होंगे, नहीं चाहते, क्योंकि देखिए मूलतः यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन आपने पढ़ा होगा, जी तो साहब इस भारतवर्ष में आप किसी भी मजहब के हो, कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे ही भाई बंधु हो, यहां पर जो जन्मा है वो हमारा है और हम यही की संस्कृति को मानेंगे। हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, वे नहीं मानते प्रदीप और जी झगड़ा यहीं पर तो है। जी इसीलिए वो मोदी जी से नाराज है और कोई बात नहीं है। गणेश जी, आज एक चौंकाने वाली बात जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिट। बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर एक बार पहले भी हिट हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया था। दैट वाज द टाइम व्हेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिट and the Supreme Court believed the Keshav that you can't alter the basic structure of the Constitution.
तो एक बहुत ग्रेव चार्ज है। और विदेश में जाकर देश को आरोप करना कि फंडामेंटल राइट्स हैं इन डेंजर, जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज अटैक ऑन द माइनॉरिटीज, बुलडोजर बाबा, तो ये ग्रेव चार्जेस है। ये कुछ बिकॉज आप करें, इंडिया इज वन ऑफ द टॉर्च बेयरर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया एंड डेमोक्रेसी आर सिनोनिमस, यू कांट। तो डेमोक्रेसी खतरे में है जब एक ऑपोजिशन का मेन ऑपोजिशन लीडर जाके कहता है, तो पूरे दुनिया में एक्चुअली खलबली मचना चाहिए कि डेंजर, ऑपोजिशन, फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग कर्टेल्ड। इसको आप कैसे देखते हो सर? नंबियार जी, इसे बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में होता, आपके फंडामेंटल राइट्स पर यदि कोई प्रतिबंध होता, तो जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो लोगों को उन्होंने जेल में ठूसा था जी। यहाँ राहुल जी कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक पैदल चले जाते जी। हैं और ये कहेंगे कि देश में जनतंत्र में धक्का है। राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी सुरक्षा है, वे बिना बताए 50 दिन देश से गायब रहते हैं, और इससे और कौन सा फंडामेंटल राइट चाहिए राहुल जी आपको? आप बिना बताए चले जाते हैं। तो नंबियार जी, इन बातों को हम क्यों सीरियसली ले? देश में ऐसा कौन सा मतलब विवाद है कि जिस पर लोग अपनी राय नहीं रखना चाहते, लोग अपनी बात कह रहे हैं? यानी क्या देश में और कौन सा विषय है कि जिसके कारण इस देश में असमंजस की स्थिति है? अपने अगल बगल में नंबियार जी, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों की क्या स्थिति है? वहां पर क्या चल रहा है? पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए लोग क्या स्तर पर जा रहे हैं? आज हम कहां पर है? कोरोना के बाद में हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है? हम क्या इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? अब जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, इसका मतलब देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। हम ऐसा कैसा ले सकते हैं? जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन सही है, तमिलनाडु में आपकी अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन सही है। ये कौन सा बड़ी बात है? अब हेरोल्ड केस में आपको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये राहुल जी की सोच है, और मैंने पहले ही कहा कि राहुल जी की बहुत सारी बातों को कांग्रेस के लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो हमने क्यों लेना चाहिए? गणेश जी, शरद पवार जी ने जो आज संजय राउत को एक मार्गदर्शन दिया कि आपको सोच समझकर लगाम देना चाहिए, आपको किस प्रकार से बात करना चाहिए, एक गाइडेंस, तो क्या ये इट अप्लाइज टू ऑल द ऑपोजिशन लीडर्स इन द सेंटर एज वेल एज स्टेट, कि आप बाहर जाओ, किधर भी जाओ, देश के जो फंडामेंटल जो पोजीशन है उसको आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, हमारे इमेज को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शरद पवार जी ने आज ही पुल्ड आउट संजय राउत, सर आप जरा मर्यादा में रहिए और बात जरा उस ढंग से कीजिए कि इट डजंट अफेक्ट एनीबॉडी। तो क्या शरद पवार का जो गाइडेंस है वो राइट गाइडेंस है? ठीक है संजय राउत, बट इट अप्लाइज टू अ लार्जर पर्सपेक्टिव दैट ऑल लीडर्स शुड स्पीक रिस्पॉन्सिबली। मैं शरद पवार जी की इन बातों का स्वागत करता हूं सर। शरद पवार जी हमारे ज्येष्ठ नेता है। नंबियार जी, कुछ राजनीतिक मतभेद उनसे हमारे हो सकते हैं, लेकिन वे भी 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं और वो इस समय देश के कुछ बड़े नेताओं में से है। अब उन्होंने संजय राउत जी को यदि कुछ कहा है तो मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से संजय राउत गलती कर रहे हैं, ये शरद पवार जी ने स्वीकार कर लिया है। और मैं आपको एक बात यह भी बता दूं, देखिए संजय राउत इस समय 3 पार्टियों के प्रवक्ता है। वे मूलतः शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वे बीच बीच में राष्ट्रवादी के भी प्रवक्ता के रूप में रोज सवेरे बात करते हैं, और अभी कभी कभी राहुल गांधी जी भी जब अकेले पड़ जाते हैं तो उनके लिए संजय राउत ही उनका किला लड़ाते हैं। यानी संजय राउत जी की जो प्रतिभा है वो बहुआयामी है। अब उस प्रतिभा के कारण शरद पवार जी को ठेच लगना प्रारंभ हुआ है। शरद पवार जी ने ऐसे ही नहीं कहा है, उन्होंने सीधे सीधे सबको चोर कहा है। अब जब सबको चोर कहा है तो फिर इसका नतीजा आप सुनिए। अब उन पर जो केस चलेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा विधान भवन में हक्कभंग समिति के आगे, वो तो अलग बात है। लेकिन संजय राउत आए दिन सभी को चोर ठहराने के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हीं सारे चोरों की बदौलत वे राज्यसभा में गए।
यदि संजय राउत आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप राजा हरिश्चंद्र हो, तो पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे दीजिए। इन लोगों की बदौलत मैं राज्यसभा में गया हूं, मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा में, पैर नहीं रखूंगा, यह आपने कहना चाहिए। क्या संजय राउत जी ये कहेंगे? I think we're having a right. We lost that last bit. Sir, could you repeat that last sentence? We couldn't hear you. Ganesh Kankar ji. हाँ जी, मेरा मेरा यही कहना है। आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब आवाज आ रही है आपकी। वो लास्ट सेंटेंस, जो लास्ट वाक्य जो था आपका, जब आपने कहा कि संजय राउत जी को राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए। आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। गणेश जी, गणेश जी, वी कैन हियर यू। गणेश जी, वी कैन हियर यू सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, जबरदस्त। ओके, जी हाँ, शायद ऐसा है कि मैं जो बात आपसे कह रहा था जी कि संजय राउत जी सबको, यानी सबके प्रति चोर, ये वो सारी बातें कह रहे हैं। तो देखिए, संजय राउत जी राजा हरिश्चंद्र है, ऐसा मैं एक पल के लिए मान लेता हूं। जी। तो संजय राउत जी ने पहला काम क्या करना चाहिए? तो पहला काम ये करना चाहिए कि इन सारे चोरों के वोट लेकर वो राज्यसभा में गए हैं जी, पहले उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए। मैं किसी भी हालत में इन सभी के वोट लेकर राज्यसभा गया हूं, मैं राज्यसभा से इस्तीफा देता हूं, मैं फिर से चुनकर आऊंगा। जो ईमानदार लोग हैं, वे उन्होंने पहला काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर। गणेश जी, आदित्य ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो लगातार जो आरोप उन लोग लगा रहे हैं कि दे आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे पिलर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस प्रकार से व्हेन थिंग्स आर नॉट फेवरेबल, उंगली उठाना, कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन पे दोष, तो इसको आप कैसे देखते हो? आदित्य ठाकरे हैज बीन कंटिन्यूसली जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, बोले कि यस इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन। इज द इलेक्शन कमीशन अ कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन? गणेश जी, नहीं, देखिए, आदित्य ठाकरे जी अब ये बात कहेंगे क्योंकि पूरी की पूरी शिवसेना उनके हाथ के नीचे से चली गई है। जो चुनकर आए थे वो सब चले गए, जिन पर रौब झाड़ते थे वो आज सामने बैठे हैं पार्टी में, ये यहाँ विपक्ष में बैठे हैं। उनकी पार्टी का नाम गया, चिन्ह गया, तो स्वाभाविक रूप से ये गुस्सा आना उनको स्वाभाविक है साहब, वो तो कहेंगे ना। बहुत ज्यादा गंभीरता से हम इन बातों को नहीं लेना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। जी। गणेश खानकर जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तो स्टेटमेंट वैसे आ चुकी है, वक्तव्य भी आ चुका है, ये भी कहा गया है कि हम लोग आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन कस्बा पेट जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी सर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास, और वो कस्बा पेट जो है आज कांग्रेस ने जीत ली, इसके पीछे क्या वजह है? गणेश खानकर साहब। देखिए, ऐसा है कि दंगेकर इससे पहले 3 बार वहां चुनाव लड़ चुके थे जी, और एक बार बापट जी के सामने भी वे 5,500 के मार्जिन से ही वे हारे थे चुनाव। जी, जी, लोगों को चेहरा उनका पता था, और हमने भी जो कुछ अच्छा कर पाए वो हमने करने का पूरा प्रयास किया। देखिए, मुक्ता टिळक जी का खुद का एक वहां वजूद था, और पार्टी हमेशा जो भी निर्णय लेती है वो परिस्थितियों को देखकर समझकर ये निर्णय करती है। जी, हम शायद कम पड़े होंगे लोगों के सामने जाने के लिए, या शायद दंगेकर जी 3 बार चुनाव लड़े थे, एक सहानुभूति की लहर उनके लिए भी हो सकती है, भाई 3 बार चुनाव लड़े, भाई एक बार चलो इनको चुन कर देते हैं, ये जी। भी हो सकता है। हम जहां कम पड़े उसके बारे में चिंतन तो हम करेंगे, आने वाले 2-3 दिनों में ही पहली बैठक होगी, ऐसी मेरी जानकारी है। हम एक चुनाव जीते और दूसरे चुनाव में हमसे क्या कमी रह गई, इसके बारे में सोचना तो जरूर होगा सर, और हम सोचेंगे। दुरुस्त बात है, लेकिन यहाँ पर कस्बा पेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर ब्राह्मण को टिकट दी गई। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है? क्योंकि वहां पर ब्राह्मण वोट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। कस्बा पेट में पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी तरफ से नॉन ब्राह्मण को वोट के टिकट दी गई, जिसकी वजह से विश्लेषण ये आया है शायद ये भी हार का वजह है, हार की वजह है, माफ कीजिएगा। नहीं, देखिए राजीव जी,
हार की कोई वजह नहीं होती, हार हार होती है। जी। जैसे जीत जीत की बहुत सारी वजह होती है, मैं क्यों जीता इसकी बहुत सारी वजह होती है। वैसे हार की कोई वजह नहीं होती, आप हारे हो तो हारे हो, ये हमने स्वीकार कर लिया। 28 साल पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, 28 साल तक इस सीट को भारतीय जनता जी, पार्टी ने दुरुस्त बात है। करेक्ट। लगातार जीता है। और मुझे लगता है कि दंगेकर भी कोई ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार नहीं है। जी। तो हमने भी इस समय जो उम्मीदवार, आप जो बात कह रहे हो वो सही है। ये हो सकता है कि शायद हमने उम्मीदवार ब्राह्मण समाज का न देकर शायद हमसे कहीं कमी रह गई हो, लेकिन जो उम्मीदवार हमने दिए वे भी वहां अच्छा काम कर रहे थे, वे भी वहां नगर सेवक थे, स्टैंडिंग कमेटी में काम कर चुके हैं, उनका अपना एक ऑरा है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि रास ने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, जबकि दंगेकर 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, तीसरी बार वे चुनाव लड़ रहे थे। जी। शायद इस सहानुभूति का फायदा इस बार उन्हें मिला हो, ऐसी मेरी सोच है। प्रदीप जी। गणेश जी, आज एक बहुत मॉर्निंग में मुंबई में ऐसे घटना, संदीप देशपांडे को जिस प्रकार से अटैक हुआ, आई मीन उन पे अटैक हुआ, और ये इज दिस पॉलिटिक्स गोइंग टू अ वेरी डीजेनरेटेड मोड, जो बोलते हैं लोअर लेवल के पॉलिटिक्स अब चलने लगा है, कि हाथापाई भी होने लगा, मारपीट भी होने लगा है। इज इट गुड फॉर पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज एक्चुअली रेयरली हैपेंड इन महाराष्ट्र कि कोई आलोचना कुछ करे, एक दूसरे की बात करे, एक लिमिट होता था, बट अभी ये मारपीट तक पहुंच गए, विच ईच पार्टी थ्रेटनिंग द अदर पार्टी। कई आदित्य ठाकरे जी का नाम आ रहा है, कई संजय राउत जी का नाम आ रहा है, कई किस प्रकार से उन्होंने एक्सपोज। तो व्हाट आर वी लुकिंग एट, आई मीन व्हाट इज द फ्यूचर, बिकॉज इस प्रकार के पॉलिटिक्स हमने कभी महाराष्ट्र में नहीं देखा था, मुंबई में नहीं देखा था सर। गणेश जी। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की राजनीति का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। संदीप देशपांडे जी पर जो अटैक हुआ उसका हम सिरे से निषेध व्यक्त करते हैं, सिरे से निषेध व्यक्त करते हैं। अब मनसे की ओर से जो स्टेटमेंट्स आई है वो मनसे के नेता जान सकते हैं, लेकिन ये मेरा सोचना है। और आपने जो बात कही, तो सर 2019 के बाद, ये 2014 से इसका प्रारंभ हो गया था कि अब राजनीति जो है ये वैयक्तिक स्तर पर आ चुकी है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, और ये इस भाषा के प्रयोग के जनक परम श्रद्धेय संजय राउत जी है कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया है, अब आने वाले दिनों में इन सारी भाषाओं का जो प्रयोग होता है, इनके वे भस्माचार्य करे जाएंगे संजय राउत। आशीष शेलार जी ने भी व्यक्त किया कि उनको भी इस प्रकार से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, फोन कॉल्स आ रहा है, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस उनको आ रहा है कि यू विल बी अटैक्ड। तो बीजेपी, व्हाट इज हैपनिंग गणेश जी? नहीं, मैंने वही कहा ना कि अब राजनीति जो है ये निचले स्तर पर जा चुकी है। देखिए, राजनीति में जय पराजय होता है तो उसे स्वीकारना पड़ता है। नबियार जी, आप सोचिए ना साहब कि साहब हम 123 थे लोग, सामने से आने के लिए तैयार थे, हमने शिवसेना को साथ में लिया जी। हम उनके साथ में चुनाव लड़े। ये स्टेज पर से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ में उद्धव ठाकरे जी स्टेज पर बैठे थे, लाखों की भीड़ तालियां बजा रही थी, वे भी सुन रहे थे। अब चुनाव के बाद ये कहेंगे कि भाई मुझे तो कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बचकाना हरकत होती है। अब हम भी विरोधी पार्टी में बैठे थे ना सर, हमने तो कहीं रास्ते पर आकर दंगा नहीं किया जी। हमने तो नहीं किया ना, सब स्वीकार कर लिया। हम विरोधी पार्टी में बैठे 28 साल हमने इस सरकार को पसीना छुड़ा। आप देखते होंगे देवेंद्र फडणवीस जी के भाषण सुनिए, आप करेक्ट। प्रवीण दरेकर जी के भाषण सुनिए, अतुल वातकड़कर जी है, सुधीर बाबू मुनगंटीवार है, ये आशीष शेलार जी है, इन सारे लोगों ने विधानसभा में क्या काम किया है सर। आप देखिए ना, हम तो हाथापाई पे नहीं उतर आए। अब जो राजनीति है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग शिवसेना के नेता कर रहे हैं, यानी जब कल तक ये दादा भूसे हो, संदीपान भूमरे हो, ये सारे लोग आपके साथ थे तब अच्छे थे। कोई भाजी बेचने वाला है, कोई गाड़ी धोने वाला है, या कोई क्या, यानी ये स्तर जो है नंबियार जी नीचे जा। अब लेकिन इससे गणेश खानकर जी, इससे तो जिस पार्टी का आप कह रहे हैं ना कि ये 3 पार्टी के स्पोक्समैन हैं, ये तीनों पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, मतलब इस किस्म की भाषा बोल करके, इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग करके। नहीं सर, ऐसा है कि देखिए, हर 10 साल के बाद में आपके मीडिया के फील्ड में भी एक चेंज आता है।
जी एक ट्रेंड चेंज होता है। याद करिए सर, जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तब प्रणब रॉय जी द वर्ल्ड दिस वीक इन 1985, 86, 87 आई थिंक सो, सर, वे शो it was in 1987 sir. बराबर, That's द right. वर्ल्ड दिस वीक। The first 12 episodes were shot at Jain Studios. Jain Studios used to belong to Dr. J.K. Jain of the BJP. I was the editor of Surya at that time and the production head of Jain Studios, sir. तो आप सोचिए उस समय वो 40 मिनट का जी। फ्राइडे के दिन वो शो होता था। जी आप देखिए उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानने के लिए क्या जरिया था, द वर्ल्ड दिस वीक। जी अब उसके बाद में नजरिया बदल गया, 92 में जी न्यूज आई और आगे बढ़ते 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 हम यहां तक आए। जी अब जो है ना सर, ये संजय राउत जैसे नेताओं के कारण पूरे दिन बाइट चलेगी सर। संजय राउत जी ने कहा, आप इस पर क्या कहेंगे? संजय राउत जी ने गाली दिए, आप इस पर क्या कहेंगे? सब अब हम वहां पर आकर खड़े, वे रोज सवेरे 9 बजे गाली देते हैं और दिन भर हम उस पर बयान देते हैं। देखिए इस मोड़ पर हम आके खड़े राजीव जी। which is terrible, which is absolutely आज terrible. गणेश जी उन्होंने कहा कि हाँ प्रिविलेज मोशन है तो क्या हो गया, मेरे को फांसी पे लटकाएंगे, जेल तो चला गया, अभी क्या फांसी दे देंगे? तो ये प्रिविलेज मोशन तो इतना सीरियसली ले नहीं रहा शायद संजय राउत जी। नहीं, ये अपने आप को प्रेजेंट करने का ये एक तरीका है और मैंने पहले ही कहा, ये शिवसेना का एक तरीका है। वे सहानुभूति के आधार पर राजनीति करते हैं, वे मुद्दों की राजनीति नहीं करते। वे आपको सहानुभूति गिनाएंगे, वे कोई ना कोई मुद्दा ढूंढकर आपके सामने एक सहानुभूति का एक माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे। वही संजय राउत अभी कर रहे हैं। Sir, one final question before we let you go. I have seen this right from 2013. 2013 से मैं देख रहा हूं। वाजपेयी जी के लिए एक स्वीकृति थी, एक एक्सेप्टेंस थी सब लोगों में, क्योंकि अटल जी शुरू से दिल्ली में रहे। 6 रायसीना रोड पर उनका बंगला हुआ करता था, हमारे प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने। ऐसा है, लेकिन जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी को वो स्वीकृति नहीं मिली है इस पर्टिकुलर लॉबी से। लोग उसको लट्टन्स लॉबी कहते हैं। दैट इज नॉट द लट्टन्स लॉबी, एक्चुअली इट इज अ लॉबी विच हैज बीन अराउंड। वो कांग्रेस के इर्द गिर्द जो लॉबी रही है, उन लोगों ने 2014 से लेकर के आज तक मोदी सरकार का जो भी एक्शन हो, इसके बावजूद मैं 2 आंकड़े आपके सामने रखता हूं। टुडे इंडियाज जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जिसको बोलते हैं, इज नंबर 5 इन द वर्ल्ड। वी आर अहेड ऑफ द यूके ऑल्सो। नंबर 2 जिसको पीपल्स परचेजिंग पावर बोलते हैं, पीपीपी जिसको बोलते हैं, शायद गणेश खानकर जी आपको जानकर के ये हैरानगी होगी कि पीपीपी के हिसाब से इंडिया इज नंबर 3। यूएसए, चाइना और उसके बाद इंडिया का नंबर है सर। ये पिछले 7 साल में हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन लोगों की आंखें कभी खुलेंगी या खुली हुई आंखों से ये जान करके देख नहीं रहे हैं? गणेश जी। नहीं राजीव जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए ऐसा है कि मैंने जो पहले कहा कि इसके पहले मीडिया का एक स्थान अलग था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, वह प्रिंट मीडिया थी जी। अटल जी का एक अपना व्यक्तित्व था। अटल जी जिस समय से, यानी 1952, 57, 62 फिर के बाद के चुनाव में वे लोकसभा में आए, तब लोकसभा में जाकर भाषण सुनना पड़ता था। फिर उसका दूसरे दिन न्यूज बनती थी, तीसरे दिन शायद लोग पढ़ते थे। गांव देहात में तो 4 दिन के बाद पेपर पहुंचते थे जी। एक समय था ना कि गांव में 4 दिन के बाद पेपर जाते थे और तब लोग न्यूज पढ़ते थे। तो उस समय जो बातें आती कोई थी, पढ़ के सुनाता था, गांव में कोई पढ़ के सुनाता था खबर सुनाता था जी। अब उस समय का वो दौर था। लोगों ने एक बार किसी को स्वीकार, अब ये स्वीकार कर लिया तो लोगों के मन में वो इमेज बनती थी। कोई भी नेता आए, वो किसी भी दल का, उसे वोट देना हो नहीं देना हो, लेकिन लोग 10, 15, 20, 25 किलोमीटर चलते जाते थे उस नेता का भाषण सुनने के लिए। दुरुस्त बात। गांव के गांव जाते थे लोग, झूठ से जाते थे, भाई ये नेता आ रहे, चलो इनका भाषण सुनना है हमें जी। लोग आते आते उसकी चर्चा चलती थी, भाई उन्होंने ये बात कही, इन्होंने ये बात कही। अब वो जमाना था और आज का जमाना ये है कि आप जैसे स्टेज से नीचे उतरेंगे, दूसरा नेता अपनी भाषण में उस बात को खंडन करने के लिए खड़ा हो जाता है।
सब ये परिवर्तन हो चुका है। और अब ये परिवर्तन इस तरह का है कि मोदी जी फिर अपनी तरीके से काम करते हैं। 2002 के गोधरा के घटना के बाद जी जिस तरह से मीडिया के कुछ अपने मित्रों ने उन्हें जिस तरह से प्रेजेंट करने का प्रयास किया, जी जबकि घटना अलग थी। गोधरा में जो मरे जिंदा जलाया गया, जी उनके प्रति किसी ने लिखने का कोई प्रयास नहीं किया, नहीं लेकिन किया। जो प्रतिक्रिया मिली नहीं उसके किया। बारे में लोगों ने कहा। दुरुस्त बात। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति को किस तरह से घेरा जा रहा था, और जिस तरह से बाद में उन्होंने गुजरात में अपने डेवलपमेंट के काम से उन्हें जब जवाब देना प्रारंभ किया। अब ऐसा है कि मीडिया के कुछ मित्रों को तो लगता है कि वे जिस दिन कहे, जिस समय कहे, नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब मोदी जी इससे बहुत लंबे हैं, वे ज्यादा कुछ नहीं कहते। उन्हें मौत के सौदागर कहा गया, उन्होंने उसी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ लिया। उन्हें चौकीदार चोर कहा गया, उन्होंने उसी को मुद्दा बना दिया और वे चुनाव लड़ गए। देखिए, ऐसा है कि वे अपने जवाब काम से देना जानते हैं। चाय वाला भी शायद- कहा गया और चाय पे चर्चा भी शुरू हो गई। जी दुरुस्त बात। तो ये सारी बातें हैं, और वे अपने काम से जवाब देते हैं, जो आजकल के लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा। राइट। तो स्वाभाविक है, वे वर्ग जो है राजीव जी, वो नाराज रहेगा। वो हमेशा के लिए मोदी जी से नाराज रहेगा। वो इससे अच्छा काम भी करेंगे तो भी वो नाराज रहेगा। मुझे खाली एक बात का जवाब इस देश के जो नामी पत्रकार है वे दे। भाई, सवेरे 9 बजे कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में जाता था क्या दिल्ली में? जो दिल्ली में ठंड आपको ठिठुरती है, उस ठंड में केंद्रीय मंत्रालय में सारे लोग समय पर जाकर कभी काम करते थे क्या? साहब, देश का वर्क कल्चर बदलने का काम मोदी जी ने किया। अब कुछ लोग उसके लिए भी नाराज है। अब क्या करेंगे राजीव जी? इसका जी काम करना पड़ रहा है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि जैसे एक जमाने में एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो अपने किसी बहुत ही प्रशंसक के बारे में बात करते थे तो वो यही बोलते थे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो शायद यही सबसे अच्छा वक्तव्य रहेगा उन लोगों के लिए जो भारत की तरक्की देख नहीं सकते। गणेश खानकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज ए प्लेजर सर टॉकिंग टू यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। राइट। Fantastic, sir. Really lovely, really lovely, Absolutely. really lovely. And by the way, it is absolutely true. And by the way, and whereas as far as I'm concerned, you know, Mr. Rahul Gandhi could have said the same things over here. यहीं पर हिंदुस्तान में भी बोल सकते थे। वहाँ कैम्ब्रिज में जाकर के हिंदुस्तान के बारे में ये सब बोलना, मतलब मेरी समझ के जरा बाहर है। I mean, he's challenged the basic structure. He says the basic structure of the constitution is being threatened. सर, आप राहुल Is at गांधी risk. हैं, यू आर द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ पंडित नेहरू। जब आप ऐसी बात करते हैं, यू आर गिविंग ग्रेटर स्ट्रेंथ टू ऑल द प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हु हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट इंडिया इन इंग्लैंड। मतलब ये जो बीबीसी की जो फिल्म आई है, वो अभी जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन लोग इसके पीछे थे, कौन कौन एडिटर थे, कौन कौन सब एडिटर थे, कौन कौन रिसर्चर थे, किन लोगों ने क्या तय किया कि क्या जाएगा फिल्म में और नहीं जाएगा। आप ऐसे लोगों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। अगर बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन थ्रेटन्ड, सो व्हाई isn't Mr. Kapil Sibal and Mr. Abhishek Manu Singhvi in front of the constitutional bench of the Supreme Court and challenging that very concept that you are talking about? Now, I find this very strange. But in any event, at the moment, while still on Maharashtra, we have our very dear friend, Mr. Krishna Hegde of the Shiv Sena, the real Shiv Sena, with us. Mr. Hegde, great pleasure seeing you again, sir. You are always in the company of Mr. Karsan Ghavri, Mr. Dilip Vengsarkar, all the big film stars, Mr. Shah Rukh Khan, and everybody else. And I tell you what, before I ask you the first question, Krishna Hegde Saab, can you hear me? I can hear you loud and clear. Thank you very much. Welcome to the show. Welcome to Nation Now. Sir, Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शाहरुख खान की पठान, यशराज फिल्म्स की पठान ने 1100 करोड़ कमा लिए सर। 1100 crores worldwide. Isn't that amazing? Yeah, शाहरुख खान जी को मुबारक हो.
I don't think I'm affected by his film's success or failure, and I think he has also reached the stage where he also may not be affected. But I think this was a good bonus for him, But where I but think but great the for movie did Bollywood. exceedingly well. Yeah, Great for and Bollywood. Great for for the Mumbai. and for the thousands of people who work along with him, and the lakhs of people who are associated with Bollywood in different ways, whether it is technical or otherwise. Yes, but congratulations. We are meeting now after the election commission gave you the bow and arrow symbol and gave you the Shiv Sena name as well, thereby recognizing you as the real Shiv Sena. कृष्णा हेगड़े साहब, अब ये बताएं कि जहाँ तक शिवसेना प्रमुख जितने हैं पूरे महाराष्ट्र में उनका सवाल है, शिव सैनिक्स का सवाल है, ये सब लोग क्या अब सारे आपके साथ आ रहे हैं धीरे धीरे? नेता तो आपके साथ आ गए हैं, लेकिन क्या शिव सैनिक भी, जो साधारण शिव सैनिक है, वो भी क्या आपके साथ आ रहा है? कृष्णा हेगड़े साहब। राजीव जी, देखिए, हमारा पार्टी जो है वो 6 महीना हुआ है खाली, और 6 महीने में इतनी भारी संख्या में लोग हमारे साथ आए हैं जी, कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा 76% ऑफ द वोट्स पोल्ड विद इन Yes. द पार्टी yes, एंड 75% ऑफ द पार्टी इज विद अस ऑलरेडी. yes, अभी अगर आपने देखा होगा कि रूरल महाराष्ट्र थाने तक ऑलमोस्ट हमारे सब एमपीज एमएलए सब है. सिर्फ मुंबई में हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, और हम इससे कतरा नहीं रहे हैं. मुंबई में हम काम करके यहाँ पर भी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको हम मोटिवेट करेंगे और उनको कहेंगे कि धनुष बाण भी हमारे पास है, अच्छा नेतृत्व भी हमारे पास है, लोगों का काम भी हम करते हैं, और हमारे साथ आके जुड़िएगा. wonderful, absolutely wonderful. हेगड़े और जी, जी. सबसे बड़ा ये है कि हम बाला साहब की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, और उसको हमने डाइल्यूट नहीं किया जैसे उद्धव जी ने किया. और क्योंकि वो सब भी बाला साहब के ही फॉलोअर्स थे, तो स्वाभाविक है कि आज नहीं तो कल वो बाला साहब के आइडियोलॉजी को ज्वाइन करेंगे. प्रदीप जी. हेगड़े जी, डू यू थिंक, बिकॉज जिस प्रकार से उद्धव जी बार बार, आदित्य ठाकरे जी बार बार बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी एक तो बाप चुरा लिया, पार्टी चुरा लिया, सिंबल चुरा लिया, मगर बाला साहब ठाकरे जी का वोट उद्धव ठाकरे जी को ही मिलेगा, वो एकनाथ शिंदे जी को पास नहीं जाएंगे. एंड दे गिव एन एग्जांपल, देखो कस्बा में क्या हुआ, देखिए कस्बा में क्या हो गया कि हमारे जो वोट है हमको ही मिला है और एमवीए हैज वन. सो as Sharad Pawar ji and everybody decides that MVA will fight together. So do you think that the vote share of MVA is much more than BJP and Eknath Shinde ji's Shiv Sena put together? Is there a big threat looming around the heads of Dev Fadnavis and Eknath Shinde ji, where vote share is concerned? How do you see it, sir? See, firstly, your first question is about क्या चुराया क्या नहीं. जी. अभी जो गजानन कीर्तिकर जी हैं वो 6 बार जीत के आए, जी. अरसुल साहब 5 बार जीत के आए, रामदास कदम जी 5 बार जीत के आए, गुलाबराव पाटिल जी 5 बार जीत के आए, हमारे अर्जुन खोतकर जी 5-6 बार जीत के आए. क्या ऐसे आप सांसद हैं और विधायक हैं उनको चुरा सकते हैं? कोई नहीं चुरा सकता. दे ऑल नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. उनको जीतना है, उन्होंने एक आइडियोलॉजी पे फाइट किया है. वो आइडियोलॉजी 2019 में बाला साहब की आइडियोलॉजी थी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री करके जी. उन्होंने प्रोजेक्ट तभी किया था. और वो आइडियोलॉजी से बिछड़ कर, वो जो एश्योरेंस दिया था उससे बिछड़ कर, जो महाराष्ट्र की जनता के वोट लेकर उद्धव जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए हैं, तो महाराष्ट्र की जनता भी यही पूछेगी कि उद्धव जी, हमने आपको गए बार जो वोट दिया था वो एक आइडियोलॉजी पे दिया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए दिया था, बाला साहब के आइडियोलॉजी के लिए दिया था, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के लिए दिया था, और आपने हिंदुत्व का आइडियोलॉजी छोड़कर आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जो खुद को क्या बोलते हैं, सेक्युलर कहते हैं. तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है. और 2024 में जब उद्धव जी फिर से जाएंगे तो वो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी के बारे में बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप देखें कि वंचित बहुजन आघाड़ी है
और अभी आज कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी आए थे यहाँ पर, जी और उसके पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, और ये खिचड़ी अलायंस जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का वंचित के साथ जमता नहीं, कांग्रेस का आप के साथ जमता नहीं। तो प्रदीप जी का जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो ये था कि ये कंबाइंड वोट शेयर आपको तकलीफ देगा क्या, जब इनकी आइडियोलॉजी साथ में नहीं मिलती है, इनकी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। देखिए, कस्बा पेट एक सॉलिटरी इलेक्शन था जहां पर वहां पर जो कैंडिडेट था, जो सेकंड आया वो डिसाइड हुआ, तो दंगेकर जी को दिया सीट। दंगेकर जी, जैसे गणेश जी ने कहा, वो 3 बार लड़े हैं जी उसके पहले, और ये उनका चौथा शायद इलेक्शन है। जी मैं उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल हमारा धर्म यही कहता है कि जो भी विनर हो उनको पब्लिक ने चुना है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। इसी तरह मैं श्रीमती अश्विनी जगताप जी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ Right. आपके माध्यम से, जी कि वो भी बहुत भारी मतों से जीत के आए। अभी आपने देखा कि ये जो कंबाइंड वोट था, और इसके वजह से वो 11,000 मतों से जीत के आए दंगेकर जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला इलेक्शन और आखिरी इलेक्शन है। वो जो सीट हमारे पास 28 साल से था, गिरीश बापट जी 4 बार के वहां पर जी आमदार रह चुके हैं, और 1 बार के वो खासदार रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार क्योंकि उनका तबीयत खराब था, वो कैंपेन में नहीं आए, और हम उनको कैंपेन में लेके आना नहीं चाहते थे। लेकिन जो वोटिंग के दिन पे, या शायद वो एक मीटिंग में आए वर्कर्स के हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कोई कारणों से वो कम पड़ा। जी अगर गिरीश बापट जी ठीक होते, मुझे नहीं लगता कि दंगेकर जी फिर से ये बात जीतते हैं। राइट बट ओवर हियर कृष्णा हेगड़े साहब, यहाँ पर दूसरी चीज जो सामने आ रही है वो बार बार ये आ रही है कि देखिए साहब, अभी तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार का। ये बात बिल्कुल ठीक है इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और जो अगर इनकार करता है तो उसको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, ऐसे मैंने कभी भी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को काम करते हुए नहीं देखा है। और यहां प्रदीप जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि तकरीबन तकरीबन दोनों 24-24 घंटे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के बिल्कुल। लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बाकी विभाग हैं, आखिरकार हर शख्स की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। ये कब तक चलेगा सर? ये एवरीबडी इज वेटिंग that very shortly we will have a cabinet expansion, that there'll be complete stability in the government. Or are you waiting, sir, or are you waiting for the Supreme Court judgment on the 16 MLAs who had been disqualified by the previous speaker? Is that what is happening, Krishna Hegde sir? देखिए, one because of the Rabia case, as you are Yes, Nebam Rabia, yes. Nabem Rabia case, Yes. it is very clear that the 16 disqualification which the deputy speaker tried to do, not even the speaker, That's right. was not valid, because there was a question mark on his own deputy speaker post Yes, at that time, because there was a notice for the removal of the deputy speaker, that's right. and a person who's on whom a removal is already there cannot order the Disqualification of anybody else. disqualification of anyone else. Correct. Secondly, if Uddhav ji had gone for a floor test at that time, and there was a process and proceedings which had been followed, then there had been a different story. But even that was not followed. So in both counts, they have failed, and therefore this judgment, we are quite confident that we will sail through this. In any case, it is not about the other 22 MLAs, it is only about 16. Yes. And if you look at the strength of our MLAs in the house today, वो लगभग 180 के ऊपर है, जी. out of 288. Maybe we are even 190, because 105 बीजेपी के है, 50 हमारे है, तो 155 हो गए, और इंडिपेंडेंट्स भी। सर बीजेपी का अब 104 रह गए, कस्बा पे हार गई बीजेपी। नहीं, बिल्कुल। तो आने वाले इलेक्शन में 105 से हम 150 तक जाएंगे, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। Lovely. So now you're speaking like a BJP spokesperson. Isn't that wonderful? 105 से 150 तक जाएंगे। नहीं, बीजेपी एंड शिवसेना आर टुगेदर। But I tell you what, that's what I'm asking you. यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच में, मैं क्योंकि प्रदीप जी और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों का तकरीबन हर दूसरे दिन किसी ना किसी स्लम में आना जाना होता रहता है।
मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि वहां पे बात ये हो रही है कि आखिर में क्या एकनाथ शिंदे जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई ऐसा प्लान है या इज दिस जस्ट टॉक सर? नहीं, ये तो टॉक है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा कि दोनों सम्मानीय मुख्यमंत्री और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री इतना काम करते हैं। वो दिन तो एक कार्यक्रम में 4 बजे सुबह मुख्यमंत्री साहब आए थे, जी और देवेंद्र जी को भी आप कभी भी टेक्स्ट करो 2:30 3 बजे रात को, फटाफट 5 मिनट में उनका जवाब आता है। सो दिस इज द एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल। और महाराष्ट्र के लोगों को क्या चाहिए? महाराष्ट्र के लोगों को काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, स्पीड चाहिए, और वो तीनों मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कोई इशू है। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो ये दोनों काम कर रहे हैं, क्या हम नीचे वोट बटोर सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग वोट बटोर सकते हैं। बीजेपी इज अ वेल ऑयल्ड मशीन। अभी आप पूछेंगे मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के जैसे क्यों बोल रहा हूँ? अगर संजय राउत जी 3 पार्टी के लिए बोल सकते हैं तो मैं 2 पार्टी के लिए तो बोल ही सकता हूँ। बट सर, अबाउट द कैबिनेट एक्सपेंशन, उसके बारे में भी जरा रोशनी डालिएगा। नहीं, कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा, जी और मुझे लगता है जल्दी होगा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही स्ट्रेंथ फ्लोर पे है। जी और अगर आपने ये पूछा कि क्या हमारी पार्टी शिवसेना बीजेपी में अलाइन करेगी, ये भी जी आपका क्वेश्चन था। जी तो देखिए, दोनों अलग अलग पार्टी है, यहाँ के अलग अलग नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में, और दूसरे भी कई नेता बीजेपी के महाराष्ट्र में है। हमारे जो मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी है। हमारा पार्टी शिवसेना है, हमारा सिंबल बो एंड एरो है। और हमें बहुत ही दिक्कत के साथ 8 महीने के बाद एक ऑस्पिशियस बो एंड एरो सिंबल मिला है। तो कोई पार्टी के साथ मर्ज करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन हमारे दोनों पार्टी के नेता सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसमें कोई शक नहीं है। प्रदीप जी। एकनाथ जी, जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे जी का रिएक्शन, आदित्य ठाकरे जी कहता है कि ईसीआई मींस entirely compromised institution. Now this kind of loose talking that is going on, संजय राउत जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि मला काय फाशी देणार काय, फाशीवर लटकावणार, I already undergone 3 months of imprisonment, and what the privilege motion can do more to me, I have already faced jail. शरद पवार जी today warned, he said, संजय राउत जी, आपको जबान पर लगाम, you need to control the tongue, you need to control what are you talking. You can't just badmouth institutions, you can't badmouth the entire Vidhan Sabha, you can't the entire elected process, the elected representatives को जिस प्रकार से bad light में आप castigate करते हो. तो आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत जी, all these kind of things that are going on, is it good for democracy? Because Maharashtra has never witnessed this kind of politics. Today morning, Sandeep Deshpande was beaten up. Now, these are one things that is happening. One, where top leaders badmouth each other, talk at the lowest level possible, where actually not we can political speech at all. It doesn't glorify the politics that is going on in the state. At the same time, now violence have taken over. You found Sandeep Deshpande being beaten up, and then Aditya Thackeray ji and others saying that you need to talk in a disciplined manner. You cannot badmouth my grandfather or the party or this and that. तो कैसे देखते हो आप? What do you think politics have come to? What standstill? Is it? How are you going to see it improve? See, Bala Saheb Thackeray ji is like a god to us. He is a god to us, and he's our supreme leader. So there is no question of saying anything about him, because we are all, not only all of us, but entire Maharashtra holds him in the highest respect. Entire India and all over the world, he's held in the highest of respects. Secondly, what Sanjay Raut ji is saying, earlier I used to like his statements. He used to be bold, but now whatever he's saying has become deplorable. For this, why I'm saying is the first statement he made that, Guwahati se शव आएंगे और उनका बलि चढ़ेगा. I think that was the first of his extremely bad statements. I think he should have taken back his statement in that manner. I am no one to advise him, but I think that he went very, very wrong after that. Even this, he calls everyone a Chor Mandali, Chor Mandal. I think it's a Vidhi Mandal. A Vidhi Mandal is a very auspicious place right. where the knowledgeable people of Maharashtra have adorned
and sat down in the Vidhan Sabha or the Vidhan Parishad, the likes of Ganpatrao Deshmukh, Yashwantrao Chavan, Morarji Desai, and whoever has represented Maharashtra, who been the chief ministers of Maharashtra, or even so many prominent ministers, so many people who have been contributed greatly to society and they could not become CM That's or right. deputy CM or ministers also. And including Vasantrao Chavan. I mean, Everybody, he was CM for 12 you name, years. Yes. you name the doyen of Maharashtra politics. Even Sharad Pawar Sahab That's has right. sat there, Ajit Pawar Sahab, Ji, Narayan durust baat. Rane, Chhagan Bhujbal, Harshvardhan Patil. You name the leader, Gopinath Munde. Ashok Chawanje, Gopinath Munde, Ramrao Adek, Sushil Kumar Shinde. You name the leader of Maharashtra, everyone has been there and everyone has educated us. They have themselves learnt a lot of things. And to talk such, derogatory language about such doyens of Maharashtra, I think it is But what has happened to not him? Hegde Sahab, acceptable. what has happened to him? You know him very well. What No, I has know happened him. to him? Whatever has happened, I think it's very sorry whatever has happened. Ji. I don't want to think. I think now he is becoming a stage where he's hallucinating. He's saying someone is trying to kill him. And I don't know what kind of allegations he's making. Ji. It's very sad. I think, there has to be some kind of a decorum. I'm not advising Mr. Raut, but I'm just advising that I'm not even advising. I'm just speaking my mind that there has to be some decorum in politics which has to be followed. If you feel that this is getting too much for you, I think people should quit. लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब संजय राउत जी संपादक थे सामना के, और कभी-कभी उनकी जो शैली, भाषा की जो शैली थी, वो कभी-कभी मतलब जो सीमा थी वो उसको पार कर जाती थी, लेकिन वो अखबार है, उसमें व्यंग्य के तौर पर, किसी और चीज के तौर पर कटाक्ष करने में कभी-कभी बहुत चीजें निकल जाती हैं, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना, मुझे नहीं लगता किसी को भी शोभा देता है, which is terrible and sad. I mean, you contrast this with what Uddhav ji himself is like. He is usually very reserved. He also does not use bad words or obscenities. Now Mr. Raut has descended to using obscenities. I have never seen that happen in a public discourse in Maharashtra before. मतलब बिहार वगैरह में कभी-कभी होता था वहाँ, और अब तो वहाँ भी बंद हो गया है. So, do you think there'll be an end to it, to Mr. Raut? Do you think he'll wake up? No, I think, जो मेरा रीडिंग है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने मीडिया में 2003 के साथ से मैंने काम किया, और अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे चीज टीआरपी के लिए कहे जाते हैं कि आदमी को, अगर मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, अगर किसी को न्यूज़ में रहना है तो वो कुछ अपशब्द यूज करे, किसी को गाली दे, और राउत जी अकेले नहीं है, ऐसे 2-3 लोग हैं महाराष्ट्र में जो ऐसे शब्द यूज करते रहते हैं, और खासकर मुझे लगता है अभी शिवसेना में जो उद्धव जी के गट है, तो उसमें ही 2-3 लोग हैं ऐसे जो they keep using such language, which is not very good. Aditya Thackeray ji has supported Rahul Gandhi's statements in Cambridge. Aditya Thackeray ji supports all statements of Rahul Gandhi, where Rahul Gandhi has said the basic structure of the constitution is a threat. There's a threat to it. So, what is the threat? Is the fundamental rights in danger? He talked about intimidation to judiciary. He says opposition leaders are being thrown to jails. You got bulldozers. You got the right-wing activists, uprise in the right-wing activism, attack on minorities. Aditya Thackeray says, yes, it's right. How do you see it, sir? Hegde Sahab, is democracy in danger? Are the four guarding principles, pillars? I was also hearing the last part of your previous, interview with Ganesh ji. And I also would like to tell you that, Atal Bihari Vajpayee ji was a very tall leader of Maharashtra, one of the best, not only of India, and not only one of the best India has seen, but also one of the best the world has seen. Right. But having seen that, having said that, I must also here say that Narendra Modi ji is also one of the best leaders the world has seen, not only India has seen. Yes. And that has proved by the mandate which he has got. He's got 292 odd seats in the last parliamentary elections. 303, sir. So 303. Last. Okay. पार्लियामेंट्री जी, और जो 2019 के जो इलेक्शन थे वहां पर 303 उनको सीट मिले थे जी, उनकी सीट बढ़ गई थी जी,
तो मुझे और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इतना सीट 303 सीट कभी नहीं मिला था। नहीं मिले। तो जो राहुल गांधी कहते हैं या आदित्य जी कहते हैं, देश की जनता जवाब दे रही है ना। देश की जनता 290 सीट किसको देती है? जिसके ऊपर उनको विश्वास है, जिनको मालूम है कि ये एक आदमी काम कर सकता है, जो रिजल्ट दे सकता है, और वो प्रधानमंत्री को दे रहे लगातार 290 सीट, 303 सीट दे रहे। जनता ही जवाब दे रही है, तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ना यहाँ पर दूसरी बार आदित्य जी हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी से। इसके पहले अखिलेश यादव जी ने भी हाथ मिलाया था राहुल गांधी से, और उन्होंने उसका रिजल्ट देखा। जी देखा। तो आगे चल के रिजल्ट देख लेंगे। आज ये दंगेकर जी जो है हमारे कस्बा पेट के कैंडिडेट और जो विनर, उन्होंने राहुल जी का फोटो किधर भी नहीं लगाया। जी आपको ये पता होगा शायद कि कोई भी उनके मीटिंग के इसमें उन्होंने राहुल जी का फोटो नहीं लगाया। जी तो देखिए, अमरिंदर सिंह ने भी जब पंजाब का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने राहुल गांधी जी को कैंपेन से बाहर रखा। जी और हिमाचल में भी जो कांग्रेस जीती, वहां पर राहुल गांधी नहीं गए थे। जी तो अभी राहुल गांधी आएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही है। राहुल गांधी आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये बताएं सर कि अब अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, महज सरकार की अगर बात करें, तो एकनाथ शिंदे जी जिस रफ्तार से चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी जिस रफ्तार से चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, लेकिन जो बिजनेस डेवलपमेंट है सर, बिजनेस डेवलपमेंट और साथ में लोगों की नौकरियों की जो बात है, एक्चुअल क्रिएशन ऑफ जॉब्स की जो बात है, देयर वी सीम टू बी लैगिंग बिहाइंड समवॉट। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, रोड्स आर बीइंग मेड, highways are being made, metro is going, construction is going on, bullet train is off the tracks, coastal road is likely to be completed by the end of this year, the Trans Harbour Link will be completed by the end of this year. Fine, but in terms of actual jobs, in terms of actual prices, in terms of spending power, putting money in people's pockets, where do we stand? Hegde sir. Rajiv ji, in COVID, there was a lot of decline, and Yes. there was a lot of issues, especially as far as jobs were concerned, as far as employment was concerned, as far as business was concerned. And in the last 1 year that, the whole thing has picked up, it has gone at a very good speed. And like you are only saying that infrastructure का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, जी तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम वो ही कर रहे हैं जो वहां पर काम रोजगार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंजीनियर है, आर्किटेक्ट्स है, कड़िया है, कंक्रीट मिक्सर चलाने वाले हैं, ट्रक ड्राइवर्स है, स्टील के मैन्युफैक्चरर्स है, ये सब ही तो काम कर रहे हैं। और हर एक का इंडस्ट्री चल रहा है, और जैसे और काम बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा, और अभी मुंबई में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का काम चल रहा है, यानी अभी रोजगार भी बढ़ने वाला है। दूसरा, जैसे रोजगार बढ़ता है, लोगों के जेब में पैसा भी आता है, स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगा। तो अभी हमारे सरकार को 6-7 महीना हुए, 7.5 महीना हुए। As time passes, all this is also going to improve, and it has already improved from the situation it is in by, I think, at least 200% now. Hegde the last ji, 1 year. do you see a threat in the BMC elections from the Aam Aadmi Party? Because as on today, BJP and Eknath Shinde's Shiv Sena seems to be overconfident that they're going to go through the BMC, and the flag of BJP and Eknath Shinde Sena will be put. But Aam Aadmi Party जिस प्रकार से एक से एक नया स्कीम लेके आ रहे हैं, 200 यूनिट फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, health insurance for the poor and downtrodden. So they seem to be caring for the 65%, the people who live in the slums, trying to woo them, trying to say that we are the only people for you. How do you see that the rise of Aam Aadmi Party is going to, give a setback to the momentum that BJP has created? BJP Eknath Shinde ji has created where development is concerned, because Eknath Shinde ji जब भी बात करते बोलते विकास 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 विकास, देव फडणवीस जी विकास विकास. So is development alone can get you to victory, or you need to take care of these poor and downtrodden जो Aam Aadmi Party is wooing them? How do you see the Aam Aadmi Party's effect in the BMC elections, sir? See, every political party
has to work for the people of Mumbai or Maharashtra. But I will be surprised if in the BMC election, Aam Aadmi Party, if they go solo, I do not think they will even open their account. गोवा में भी वो गए थे, गोवा में भी ऐसा ही हुआ था. उन्होंने बहुत प्रचार किया, करोड़ों रुपया खर्चा किया वहां पर, लेकिन उन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया. और अगर बीएमसी में उनका एक भी सीट आए, एक भी सीट, जी, because I know Mumbai politics for the last 25-30 years. yes, Even if they get even one seat in Mumbai, I will be very surprised. wow, So that is why Arvind Kejriwal ji is trying to join hands with Uddhav Thackeray ji. लेकिन उद्धव ठाकरे जी के साथ हैंड्स ज्वाइन किया तो और भी उनका हिंदुत्व डाइल्यूट होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की समझ ही कुछ अलग है और उद्धव जी की जो समझ है, उनका जो काम करने का स्टाइल है वो अलग है. पहले ही वहां पर वंचित है, एनसीपी है, कांग्रेस है. देखिए, बीजेपी और शिवसेना का ही मेयर बनेगा, लेकिन हम लोग इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है. अभी 5 तारीख से हमारा आशीर्वाद यात्रा बीजेपी और शिवसेना का पूरे मुंबई में चलेगा. 5 तारीख को, 9 तारीख को और 11 तारीख को. और बीजेपी और शिवसेना के जो कार्यकर्ता वो एक साथ रास्ते पे उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की जो समस्या है उसकी बात करेंगे और हम दिखाएंगे सभी को so, कि so हम 5th of March or 5th of April, what are you talking no about? 5th of March. Oh, okay, 5th so of day after March, tomorrow. day after tomorrow, yeah. No, effectively from Sunday. Yeah, from Sunday. Right. We are going to have The Ashirwad Yatra. Ashirwad Yatra in 2 Lok Sabha constituencies every day on 5th and 9th and 11th. That has been our program. तो हम लोग को पता है हम लोग जीतने वाले, लेकिन कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. हम लोग लोगों के लिए काम करके जीतेंगे, लोगों के बीच में जाके जीतेंगे और वही होने वाला है. अभी जो हमारे So this Ashirwad Yatra, sir, will be only in Mumbai or will it be all over Maharashtra? पहले आशीर्वाद यात्रा जो है वो मुंबई में रहेगी और उसके बाद जो शिव धनुष यात्रा है हमारा, वो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का रहेगा. Right. Fantastic. No, that's what I'm saying. Arvind Kejriwal coming and meeting Uddhav Thackeray ji, as you said. Ashish Shelar saying that this is the liquor trail where Manish Sisodia has been arrested. That entire trail, because there were some changes in the liquor policies in Maharashtra too, where the imported liquors were found very cheap, taxes were withdrawn from that. Is there any trail? Do you have any knowledge about Ashish Shelar ji जिस प्रकार से कह रहे हैं कि the trail of liquor scam will ultimately come to the MVA doors? Is it true, sir? See, the trail of the liquor scam is quite serious in Delhi, and we'll have to see that where that money is gone. If you are looking at Aam Aadmi Party in Delhi, they are funding Aam Aadmi Party in Punjab, and Punjab mein you know what has been happening in the last 4-5 days, and who is sponsoring them? Why is the Punjab Aam Aadmi Party government not taking action? Is all a big question mark. And I think the investigative authorities are also talking on some other aspects there. That of in course public is, domain. That of course is absolutely true. Yeah. That of course is absolutely So true. where the link goes, we don't know, and Ashish Shelar ji must be right in that manner. But the criticism which is coming is also that why is the centre not taking action? Because the gentleman concerned, Amritpal Singh, is talking about breaking up India and establishing Khalistan. Now that itself is a crime of sedition. And easily the NIA, the National Investigative Agency, can take suo motu action. They don't need to wait for the state government. But then that's a separate issue. However, we're glad to know that you're going on an Ashirwad Yatra in Mumbai from Sunday, and we'll be right there to cover it. Now, that is a promise. We'll be right there with you, Krishna Hegde ji, to report on what the yatra does, where you go, और किस प्रकार लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता है. यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कृष्णा हेगड़े साहब. आपका आशीर्वाद यात्रा में स्वागत है जी, और धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू प्रदीप जी, वंदे मातरम. Thank you so much. Really wonderful. So the Shiv Sena
Bharatiya Janata Party is going on an Ashirwad Yatra. Now that means the BMC elections around the corner, sir. That's right. Because this seems to be so well planned strategy. Ashirwad Yatra, uske baad Dhanishban Yatra. I mean, so they are trying to go first cover entire Mumbai together. और उसके The बाद new brand of Shiv Sena, because they've got the symbol. So Mr. Eknath Shinde and the BJP is trying to enforce the real Sena that has been allotted as per the election commission, and they're going to storm every ward of Mumbai. And then after that, Eknath Shindeji's entire rally across Maharashtra as the original Sena. So it's all planned. It's all planned. So but then even though Krishna Hegde ji is a very old friend of ours, let's be very clear, I'm kind of somewhat biased towards him. He's always been very articulate, very sober, Yes. very understated. So when he says, okay, he'll be very surprised if Aam Aadmi Party gets even one seat. Now I don't believe that. Let me tell you very frankly. We have seen the Aam Aadmi Party working. हमने खुद देखा है आम आदमी पार्टी किस प्रकार काम कर रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी हर एक स्लम में, हर जगह पर, हर झोपड़पट्टी कॉलोनी में, हर जगह पर जा जाके वो लोग काम कर रहे हैं. काबिले तारीफ है साहब. It requires a lot of courage. It requires commitment of an order not seen in other political parties. And Pradeep, I think we've got Rahul Samant with Yes. us. Rahul Samant ji, namaskar. नमस्ते, गुड इवनिंग सर. Good राजेश evening. राजेश सामंत. राजेश सामंत, चलिए राजेश सामंत जी नमस्कार. आई एम सो सॉरी, आई वाज इन्फॉर्म्ड राहुल सामंत. राजेश सामंत जी, आपका स्वागत है नेशन नाउ में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए. अभी अभी कृष्णा हेगड़े साहब थे शिवसेना के, वो कह रहे थे कि उनको बड़ी हैरानगी होगी अगर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलती है मुंबई के बीएमसी चुनाव में. हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को काम करते हुए देखा है. नाउ आई डोंट थिंक यू कैन डेयर टू डिसअपॉइंट अस. आप हमें डिसअपॉइंट मत करिए साहब, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, और अगर आपने अच्छा नहीं किया तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. सामंत साहब बताएं. फर्स्ट थिंग, राजीव जी धन्यवाद कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से आपने जो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है. एंड मैं जो कृष्णा हेगड़े जी ने जो सवाल रेज किया है, तो ये जी. सवाल दिल्ली में भी पहले हुआ था जी. कि 2011-12 में इन लोग ऐसे ही आ गए, फर्स्ट टाइम बाय हुक इन लोग आ गए जब कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये हमने प्रूव किया सेकंड टाइम, और वो भी लार्ज मेजोरिटी से हम लोग वहां पे हैं. जी. एंड यही चीज हमने दिल्ली एमसीडी में भी हमने प्रूव कर दी कि जहाँ पे बीजेपी के हमने 60 और सीट्स हमने नीचे करके वहां पे हमने हमारा मेजोरिटी वहां पे ये किया है. जी. आपने देखा होगा जिस तरीके से देश में एंड पर्टिकुलरली दिल्ली राजधानी में एमसीडी में जिस तरीके से आज बीजेपी का जिस तरीके से प्रावधान, और कहां से मैं कहूंगा कि मैं उनको कोई आतंकवादी और इनके बीच में कोई तुलना के नहीं के बराबर सेम ही है. जबकि उन लोग मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में जो उन्होंने किया, आज पूरी जनता ने, मीडिया ने, सबने देखा हुआ है जी. इस तरीके से प्रावधान हुआ है. एंड आज वही चिन्ह आप देखेंगे कि आज बीएमसी में भी वही होने जा रहा है. जबकि आज जैसे लास्ट हमारी मीटिंग बात हुई थी कि आज इलेक्शन एमएससीबी के जो 30% 37% हाइक हो रही है, जी. जिस तरीके से शोषण हो रहा है और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन का स्तर नीचे जा रहा है, दुरुस्त बात. उस बेसिस पे हम ये कहेंगे कि आज सारे जनता में पूरे रोष है, पूरे मींस गुस्सा है. वो गुस्सा पूरा का पूरा डेफिनेटली आम आदमी पार्टी मुंबई में भी फिर एक बार केजरीवाल दिखेंगे और हम लोग वहां पे डेवलपमेंट दिखाएंगे. जो डेवलपमेंट के इन लोग ने सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे आज तक घोषणा ही की है बीजेपी ने. अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. मोदी ने आज हम सिर्फ बोलते हैं जुमलेबाजी. जो कोई आज मोदी जी बोलते हो जुमलेबाजी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनका कहाँ पे भी नहीं. लेकिन यहाँ अरविंद पर केजरीवाल राजेश को- सामंत जी एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की वजह से आम आदमी पार्टी को धक्का तो लगा है. अब कल आपने बेल के लिए अप्लाई किया है, मनीष सिसोदिया जी की बेल के लिए अप्लाई किया है सीबीआई कोर्ट में. उनकी जो पुलिस कस्टडी है वो शायद खत्म हो रही है कल, तो हो सकता है कि कल ही बेल मिल जाए या मंडे को मिल जाए अगर वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाते हैं. क्योंकि जो खबर आ रही है उससे तो ये आ रहा है कि सीबीआई विल नॉट आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी. आगे एक्सटेंशन की मांग शायद नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन फिलहाल इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को धक्का तो लगा है साहब. सामंत साहब. सर मैं सॉरी मीन्स ये कर रहा हूँ जी. मैं दो एस्पेक्ट से देखूंगा. जी. जितने भी ईमानदार और हाईली एजुकेटेड लोग आम आदमी पार्टी के पास है, जी. और जिस तरीके से बीजेपी की दबंगाई हो रही है जी. और मिस यूज ऑफ ईडी, सीबीआई एंड कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन जो हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज इनडायरेक्टली मैसेज दिया है. तो
तो मैं ये कहूंगा कि जो हो रहा है पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। मनीष सिसोदिया का जो काम है एजुकेशन फील्ड में, स्ट्रीम में, वो उनको देखा नहीं जा रहा है। लास्ट टाइम भी रिसेंटली मनीष सिसोदिया के ऊपर इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस किए, लेकिन वो कुछ भी सिंगल चीज प्रूव नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दबंगाई आज एमसीडी में वो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एप्पल फेंक रहे हैं, चेयर्स फेंक रहे हैं, जी। जिस तरीके से हमारे जितने भी बड़े बड़े सीनियर मेंबर्स के ऊपर उन लोग एक्टिविटी कर रहे हैं या एलिगेशंस कर रहे हैं, बेसिस कुछ भी नहीं है। जितने वो दबंगाई करेंगे उतने हम लोग जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और हम फेस करेंगे उसको। तो मनोज सिसोदिया ने, आपने देखा होगा, अगर इवन दो इट इज एलिगेशन, ही हैज पुट फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन। राइट। तो अभी तक आप बीएमसी में भी, महाराष्ट्र में भी और अक्रॉस इंडिया में भी जितने भी करप्ट लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है, कोई भी रिजाइन नहीं कर रहा है। रादर बीजेपी तो भ्रष्ट लोगों को लेके वॉशिंग डिटर्जेंट में क्लियर करके जी। उनको क्लीन ऑफ दे रहे। तो ये है एक ओनरशिप लेना। तो मैं कहूंगा हाईली एजुकेटेड मनीष सिसोदिया भी अपने ओनरशिप लेके उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, एंड आई एम श्योर, 100% श्योर, वो पूरे के पूरे क्लीन ये लेके उन लोग बाहर आ जाएंगे। प्रदीप जी। सावंत साहब, the BJP social media campaign जिस प्रकार से they're trying to target you and tarnish the name of the Aam Aadmi Party, बजाज साहब, we would love Aam Aadmi Party create an impact in Mumbai, but उन्होंने कहना है कि why are you talking only about Manish Sisodia's arrest? Before Manish Sisodia's arrest, there was Satyendra Jain's arrest, Vijay Singla's arrest, Geeta Rawat's arrest, Jaswant Singh's arrest, Balbir Singh, Nisha Singh, Amanatullah Khan, Yuvraj Singh, Somnath Bharti, Tahir Hussain, तो इतने सारे लोग अलग अलग वक्त पर अरेस्ट हुए। तो बीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन टार्निशिंग योर इमेज, सेइंग दैट यू आर नो लॉन्गर पार्टी, यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर दूध से धुला हुआ पार्टी, क्लीन पार्टी, आम आदमी की पार्टी, जो एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट पार्टी। बोले इतने सारे अरेस्ट के बाद आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आम आदमी पार्टी इज टोटली डिफरेंट, आम आदमी पार्टी इज टोटली हॉनेस्ट, आम आदमी पार्टी इज ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, निक एंड क्लीन। कैसे आप इसको, इस बीजेपी के टारगेटिंग को कैसे आप लोगों के सामने पेश करोगे सर? सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, अभी जितने भी बीजेपी के भ्रष्ट कारोबार चल रहे हैं उसके ऊपर, बीएमसी हो या महाराष्ट्र में जिस तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उस आंदोलन में कौन है आम आदमी पार्टी में? हर एक आम आदमी जिन्होंने जितने भी प्रोटेस्ट किया ना, उसके ऊपर बीजेपी ने अपने होम मिनिस्ट्री एंड इनका पूरा प्रेशर करके हमारे ऊपर वेरियस सेक्शंस लगा दिए। अब मैं ये कहूंगा, आप इनको सर्टिफिकेट मानेंगे या आप इसको एलिगेशन या क्रिमिनल ऑफेंस माने? तो जो स्पिरिट ऑफ द फाइट है, तो स्पिरिट ये बोलता है कि हम लोग करप्शन के अगेंस्ट, हम लोग जो लोकशाही के ऊपर जो तानाशाही हो रहा है उसके अगेंस्ट हम आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। और इसके ऊपर जो हमें सर्टिफिकेट, हम लोग इसको सर्टिफिकेट कह रहे हैं सर। तो आम आदमी पार्टी का जनरल जो स्ट्राइक करने के लिए उतर रहे हैं, जो उनके ऊपर आज हम लोग जितने भी रोड शो कर रहे हैं या जितने भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो फॉल्स एलिगेशंस आ रहे हैं, हम लोग उनको एक मेडल और एक सर्टिफिकेशन मानते हैं, क्योंकि हमारे पास तो उनको पकड़ने के लिए कोई एविडेंसेस तो है ही नहीं। बेसलेस एलिगेशंस को हम मानते ही नहीं है साहब। जी। Rajesh Samant ji, I think you're getting a call, so which is why we were not able to hear you properly. शायद ऑल आपको ओवर फोन आ रहा सीनियर ऑफिशियल्स, जी। ये बेसलेस एलिगेशंस है। एंड इतनी हमारी पब्लिसिटी थ्रू योर सोशल मीडिया एंड थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वी आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल इंडियंस एंड आम आदमी पार्टीज। लेकिन राजेश सामंत जी ये बताएं, are you hopeful that Mr. Manish Sisodia will get bail tomorrow, sir? सॉरी, Are you hopeful that Mr. Sisodia will get bail tomorrow? वॉइस आपका नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? राजेश सामंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? या सॉरी, Can you hear me now, sir? या आई कैन हियर यू नाउ। Are you hopeful that Mr. Sisodia will get bail tomorrow? वी आर बिलीविंग इन द कोर्ट्स एंड लोकशाही के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। एंड आज भी हम लोग कोर्ट्स एंड इसके ऊपर आज भी हमारा पूरी तरह से विश्वास है। एंड हम प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। एंड हमें पूरा विश्वास है, जैसे मनीष सिसोदिया लास्ट टाइम उनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस होने के बावजूद भी वो पूरे के पूरे बाहर निकल के आए थे। एंड द सिमिलर मैनर्स कल या मैक्सिमम उनको कमिंग शॉर्ट पीरियड में उन लोगों को बेल मिल जाएगी Wonderful. without any proving of the evidences. सावंत साहब, बीजेपी सोशल मीडिया महाराष्ट्र में एक अनलीश किया मुंबई में कैंपेन। उनका कहना, बिकॉज ये हम लोग तो चाहते हैं कि यू डू वेरी वेल इन द बीएमसी एंड महाराष्ट्र इलेक्शंस। बीजेपी कैंपेन इज
अरविंद केजरीवाल जी ने महाराष्ट्र के अन्ना हजारे को धोखा दिया, चीट किया, उनके कंधे पर बैठकर राजनीति में आए, फिर उनको साइडलाइन कर दिया और अपना एम्पायर बना दिया। और जो महाराष्ट्र के पुत्र को अपमान किया है, महाराष्ट्र और मुंबई कर उनको कभी साथ नहीं देगा ना। बीजेपी स्पोक्सपर्सन हु केम इन दिस पर्टिकुलर चैनल आउटसाइड, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग एंड इस अन्ना हजारे वाले चीज को बार बार दोहरा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि अन्ना हजारे महाराष्ट्र का पुत्र है और उनके खिलाफ बहुत इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया अरविंद केजरीवाल के माध्यम से। तो इस वहम को आपको लोगों के सामने से, दिमाग से हटाने के लिए बहुत जरूरी कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। व्हाट इज इट? हैज अरविंद केजरीवाल चीटेड अन्ना हजारे जी? सामंत साहब। No. First thing, I will upfront deny all these false allegations. And मैं कहना चाहूंगा 2011-12 में जो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन छेड़ा था जन लोकपाल का, उसमें अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंड बहुत सारे लोग थे, किरण बेदी मैडम थी, बहुत सारे एनजीओस थे। मैं ये कहूंगा अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ एक पॉइंट पे लिमिटेड रहा एंड अरविंद केजरीवाल भी एक आईएएस दर्जा के कैडर के कैंडिडेट थे। उन्होंने ये देखा कि इस देश में अगर पूरा का पूरा करप्शन निकलना है तो सिर्फ एक जनरल लोकपाल नहीं है, इसमें आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और इस पॉलिटिक्स से आपको भ्रष्ट सरकार को निकालना पड़ेगा। इसके लिए इस कीचड़ में जो कमल और हाथ है या बाकी जो भी अदर पार्टी जो यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रही है, उनको इस भ्रष्टाचार से निकाल के देश को, मेन तो पहले बात अपने संविधान को बचाना है। आज तो हमारा संविधान खतरे में है, आज के ऑपोजिशन वाले को भी इन लोग स्पेयर नहीं कर रहे, दे डोंट इवन ऑपोजिशंस, दे आर यूजिंग ईडीज एंड ऑल। कहना ये चाहूंगा कि आपने जो मुद्दा रखा है, अन्ना हजारे सिर्फ सीमित रहे जन लोकपाल के इसके ऊपर, जहां पे अरविंद केजरीवाल ने उनके बेसिक एजेंडा को और एक्सप्लोर किया है। रादर ही हैज सेड कि पॉलिटिक्स में आके अपना एजुकेशन, अपने जितने भी इंटेलेक्चुअल है वो आज पूरे यूटिलाइज करके देश का डेवलपमेंट और विकास के लिए वो उतरे। आज उनको जरूरत नहीं है आईएएस ऑफिसर्स। राजेश शेट्टी साहब ये बताएं, सॉरी माफ कीजिएगा, सॉरी राजेश सामंत साहब ये बताएं कि मुंबई की अब आपको क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपको एक चीज बता दें, रविवार से एकनाथ शिंदे शिवसेना यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं रविवार से। उसके बाद धनुष बाण यात्रा चलेगी पूरे महाराष्ट्र में। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत ही जल्द बीएमसी चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो क्या आपकी योजना तैयार है? इज योर प्लान रेडी? इज योर प्रोजेक्ट रेडी? आर योर कैंडिडेट्स रेडी फॉर द 227 सीट्स ऑफ द बीएमसी? सामंत साहब। यस, राजीव जी एंड एडवोकेट प्रदीप जी, बीएमसी के लिए हम लोग ने तो 6 महीने से तैयारी चालू कर दी है, वेदर इट इज 227 और वेदर इट इज 236 सीट्स जी। तो उसके लिए हमने हाईली एजुकेटेड पीपल जिनकी इमेज आज सोशल फ्रंट में है, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, एंड उनके साथ में हमने घर घर में, आपने देखा होगा अराउंड 4 मंथ्स बैक हमने ऑलमोस्ट 1 लाख मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की है। और उसके बाद सोशल मीडिया थ्रू वी आर रीचिंग टू ऑल द डोर्स एंड वी आर मेकिंग ऑल द अवेयरनेस what benefit and what developments we are given to the Delhi as well as to the Punjab. The same kind of benefits, आपने सबसे अहम मुद्दा देखा होगा जो आज MSCB का है, डिपॉजिट्स एंड इंक्रीमेंट ऑफ 37% इमीडिएट, तो उसके सामने तो हम क्लेम कर रहे हैं 200 यूनिट्स हम लोग फ्री देंगे। तो ये सबसे आई ओपनिंग पॉइंट है और आज जनता त्रस्त हो चुकी है। आज किसान को भी इलेक्ट्रिसिटी नाइट को मिल रही है, सबसे बड़ा जोक है। कोई किसान खेत में जाएगा रात को तो उनको बहुत सारे जानवरों से आज उनको धोखा है, तो उसके लिए भी हमने आवाज उठाई है। अभी रिसेंटली आज ही कल हमारे हरिभाऊ राठौड़ जी थे, तो कपास के ऊपर आज इतने आंदोलन हो चुके कल और परसों से महाराष्ट्र में। और बीएमसी रिलेटेड अगर मैं कहूंगा तो एजुकेशन हम फ्री दे रहे हैं, हेल्थ हमारा जो मुद्दा था वो एकनाथ शिंदे ने तो हाईजैक किया, आप ला दवाखाना जी, तो आपका ही दवाखाना जो मोहल्ला क्लिनिक था दिल्ली में, लेकिन तो आपका नाम तो दे दिया सर, आपको तो खुश होना चाहिए। वो तो हमें क्रेडिट दे दिया उन्होंने, दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस। अभी एकनाथ शिंदे को ये रैली करने की क्यों जरूरत आ पड़ी है? क्योंकि उनके पास सिर्फ जो 40 एमएलए है एंड बचे हुए जो खासदार है वो सिर्फ ऊपर के लीडर्स है। उनके पास शिवसेना, ओल्ड शिवसेना के कोई संगठन नहीं है। सर्वे यही बता रहा है, या सोशल मीडिया से आप भी मेरे को ये बताएंगे, बीजेपी अलोंग विद द एकनाथ शिंदे उनको बैडली हिट हो रहा है बीएमसी इलेक्शन एज वेल एज एमएलसी एंड टू द लोकसभा सेनेट। इसके लिए इनको ये सब सभा करने की, लोगों को आज आप मीडिया में देखेंगे
तो पेपर कवरेज में रोज मोदी एंड एकनाथ शिंदे के 3-3 पेजेस कवरेज हो रही है. दे आर हैमरिंग पीपल लाइक एनीथिंग, बट आज उनके पास फुल प्रूफ डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं है. और आखिरी सवाल राजेश सामंत साहब, आखिरी सवाल, क्या उद्धव ठाकरे जी के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई समझौता होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी की कोई अलायंस होगी शिवसेना के साथ या एमवीए के साथ? At present, it's not right. Means this call will be taken by our senior officials. लेकिन मैं आप पार्टी का एक स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ. हम कंप्लीटली बीजेपी के इस एजेंडे से मींस हम इनको अपोज कर रहे हैं कि कोई भी एक स्टेट लेवल पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने स्क्वैश कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने ईडी, इलेक्शन कमीशन एंड कोर्ट के सपोर्ट लेके एंड जो खोखे सरकार बोल रहे खोखे लेके लोटस ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से उन्होंने स्टेट में रन किया है, दैट इज मोर डेंजरस अक्रॉस इंडिया. ये लोकशाही एंड हमारे संविधान के बहुत ही अलग दायरे में जा रहे हैं. इसके लिए हम एज एन आप पार्टी सॉफ्टली हम लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से किसी भी पार्टी का खंडन नहीं होना चाहिए. एंड आपने जिस तरीके से कहा अलायंस होगा नहीं होगा, ये हमारे सीनियर पार्टी ऑफिशियल्स स्लोली ग्रेजुअली डिक्लेयर करें. राजेश सामंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द वर्क यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. वी कैन एक्चुअली सी इट ऑन द ग्राउंड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. ऑलवेज देयर. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. प्रदीप जी, बिल्कुल सर. well, it's all right for everybody to say, AAP has been written off so many times before, just like the Congress. It's very easy to write off the Congress. हर एक कोई ये बोलते भाई, you start making fun of Rahul Gandhi, you start doing all sorts of things, and you think that the Congress will amount to nothing. But the fact is, the Congress is still ruling in 5 states. Yes. 5 स्टेट में आज It is still the second आज largest भी party. कांग्रेस की सरकार है साहब, और आने वाले जो और 9 और स्टेट हैं जिसके अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाली हैं, I am reasonably certain the Congress is going to perform spectacularly well. You can't write off the Congress. Sir, they're ruling in many states. In many states, they are the opposition leaders. That's right. They've got national presence like nobody before. And I'm reasonably certain their vote bank must have gone up. Their vote share must have gone up. 37% BJP, 20% national vote share. And anybody third, Yes. the third person, Mamata Banerjee has only 4% vote share. That's right, not even 5%. So look at the difference, a huge difference. Actually, there is no challenge to Congress. The Congress has to be the center force of all the opposition parties uniting. In case they To want to guide. defeat the BJP. In case they and, give us this. if they don't want to defeat the BJP, God bless them. That's Bilkul, it. bilkul. Right, at the moment with us from the Congress, we have Mr. Rajesh Shetty. Rajesh Shetty साहब, नमस्कार. नमस्कार राजीव जी. नमस्कार. राजीव बजाज बोल रहा हूँ, RKB from Nation Now, along with Advocate Pradeep Nambiar. Have you lost him? I can hear him. All right, fine, wonderful. राजेश शेट्टी साहब, बीएमसी के चुनाव मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे. पहले ऐसे लग रहा था कि नहीं होंगे, लेकिन जो गतिविधियां अभी सामने दिख रही हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कि हो जाएंगे. तो अभी क्या तय हो गया है कि कांग्रेस बतौर एमवीए के तहत लड़ेगी, महाविकास आघाड़ी के तहत लड़ेगी मुंबई में? राजेश शेट्टी साहब. राकेश देखिए, महाविकास आघाड़ी का जो अभी हमारा अलायंस बना था जी इलेक्शन के बाद, जी वो अभी तक इंटैक्ट है. और आगे भी जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी जो बना था, ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ बना था. जी तो सभी कार्यकर्ता, सभी नेता यही चाहते हैं कि ये तीनों पक्ष जो है जी वो यूनाइटेड लड़े. और जिस तरह अपन ने जो ड्रामा देखा कि ये 3-4 महीने में जी जिस तरह उद्धव ठाकरे जी और उनके पार्टी को कॉर्नर करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ ने किया, इसका साथ हम लोग पूरी तरह साथ उद्धव ठाकरे जी का दे रहे हैं. जी और हमारा ये मांग है, मतलब सभी कार्यकर्ता और लीडर का है कि जो इन्होंने गलत काम किया है, आज शिवसेना का नाम, उनका चिन्ह आपने चुराने का काम किया है, और इसका जवाब करके तीनों पार्टियों को साथ में आके चुनाव लड़ना चाहिए. और हम लोग इस स्टैंड पे है, और मुझे लगता है एनसीपी और शिवसेना भी यही मान के चल रही है कि ये होना चाहिए. एंड राकेश शेट्टी साहब, बट बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, आपने 30 साल पुरानी, 28 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत ली. कस्बा पेट की जो सीट थी 28 साल पहले वो कांग्रेस के पास होती थी. ये कांग्रेचुलेशन
बजाज जी। साहब कॉन्ग्रेचुलेशन हमें मत करिए, जी और ये कॉन्ग्रेचुलेशन आप मतदार को दीजिए, जी क्योंकि मतदार न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो समझते हैं। जी आज के टाइम पे न्यूज पढ़ना अलग होता है और न्यूज को समझना एक अलग बात होती है। और जो मतदार है वो पढ़ रहा है। वो देखिए, इतने साल से भारतीय जनता पार्टी का टर्फ था, जी वहां से आपको पता नहीं आखिरी के दिनों में क्या हुआ। बहुत ही सीनियर लीडर गिरीश बापट जी वहां पे है। जी उनका बेचारे को उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। so they brought him out I उसके think on बावजूद Monday जी उनको प्रचार में उतारा गया। उतारा गया करेक्ट उसके बाद आपको आवाज आ रही है? आ रही आवाज आपकी आ रही और गिरीश बापट को आखिरी दिनों में आपको, हाँ, आखिरी दिनों में गिरीश बापट नहीं रहे ऐसा व्हाट्सएप सर्कुलेट किया गया। जी शर्म की बात है, इतने सीनियर लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन दे चुका है, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया विंग ऐसे सीनियर लीडर का फॉल्स मैसेज भेजती है। और उसके बाद गिरीश बापट जी खुद वोट डालने आए, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार गिरीश बापट जी है हमारे साथ। ये बहुत, और मैं आपको बताता हूं, आपने जो कॉन्ग्रेचुलेट किया, आज का जो मतदार है ये समझ रहा है जी क्या गलत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और शिंदे गठ कर रही है। और मैं तो आपको बता देना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे जी को मैं जानता हूं और मैं आपको बताता हूं वो भी कुछ नहीं कर रहे, जी वो रिमोट कंट्रोल पे चल रहे। जी प्रदीप जी राकेश जी एकनाथ शिंदे पुराना शिवसेना कार्यकर्ता है, जी। अगर आप जानते हैं। कोई बोलिए राकेश जी आज के तारीख में राहुल एकनाथ शिंदे हो, प्रताप सरनायक हो, भावना गवली हो, राजीव शिवाले हो, ये सभी लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी के केसेस है। ये लोगों को दबाया जा गया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के रिमोट पे चलने वाले नेता बन चुके हैं। और आप ये देखिए, आप खुद देखिए, जी भारतीय जनता पार्टी को ये लोग समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना में बहुत बार बगावत हुई, एक बार छगन भुजबल का हुआ, नारायण राणे का हुआ, खुद राज ठाकरे का हुआ। जी कितने एमएलए गए इनके साथ। जी आज आप देखिए, एकनाथ शिंदे इतना बड़ा लीडर नहीं है कि 40 आमदार को लेके जा सकता है। ये पूरा का पूरा जो मास्टरमाइंड है, इसमें भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको बताऊं तो ये 40 लोग गए हैं, इनको आगे चुनाव में टिकट मिलना मुश्किल है। क्योंकि आज आपको क्या लग रहा है, आज को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो इलेक्शन नहीं ले रही है, आज बीएमसी का 1 साल डिले हो चुका है। नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव तो 4 साल से नहीं करवा रहे हैं वो लोग। जी जब तक भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ को ये मालूम नहीं होता कि मतदार उनके तरफ है, तब तक वो लोग चुनाव नहीं कराएंगे। इनको लगा कि शिवसेना का नाम और उसका चिन्ह मिलने के बाद बहुत सारे लोग उनकी तरफ जाएंगे, बट मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही कि उसका विरोध हुआ है। पूरा महाराष्ट्र, मुंबईकर और महाराष्ट्र का जो जनता है वो उद्धव ठाकरे जी और उनके परिवार की तरफ सिंपथाइज्ड है। और अगर आज वोटिंग होती है जैसे आप पूना हुआ, अगर महानगर पालिका होता है, पूरा का जो वोट है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। राकेश जी, जिस प्रकार से बीजेपी आरोप लगा रहा है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाके, विदेश में जाके देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, डेमोक्रेसी पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कहा कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट, तो माइनॉरिटीज अंडर अटैक, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड। तो ये बहुत ग्रेव चार्जेस है, ये ग्रेव चार्जेस है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? Criticizing my national policy doesn't make me anti-national. अगर मैं अपने देश के पॉलिसीज का विरोध करता हूं, इसका मतलब मैं देश का विरोध नहीं हूं। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोग पार्लियामेंट में जाके सुबह से शाम वो जो सेक्शन है उसको इम्प्रोवाइज करने का काम कर रहे। बिल्कुल।
आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर जाता है तो कानून बनाता है, और वो जो हमें राइट्स और लिबर्टी दिया गया है उसको बेहतर किस तरह किया जाए उसके ऊपर काम करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था जब इन्होंने संविधान बनाया था, संविधान कितना भी अच्छा हो मगर उसको अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग गलत लोग हैं तो वो संविधान का गलत उपयोग होगा। और उन्होंने अपने खुद के संविधान के ऊपर ये कहा था, जी। मेरा संविधान कितना भी बुरा हो मगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग और उनका मंशा अगर अच्छा रहेगा तो सही ढंग से जस्टिस जी होगा। जी जी, दुरुस्त बात जी। तो आप कैसे देखते हो अभी जिस प्रकार से केजरीवाल जी आके उद्धव जी से मिले, क्या एमवीए में गड़बड़? बिकॉज जहां भी आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हुआ है, कांग्रेस हैज सफर्ड, चाहे वो गुजरात हो चाहे पंजाब हो, अलग अलग जगह जहां पर आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस हैव फॉट द इलेक्शंस, कांग्रेस के वोट्स। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को बारे में मैं एक ही वक्त करूंगा, ही इज नॉट लेफ्टिस्ट, वो राइटिस्ट भी नहीं है लेफ्टिस्ट भी नहीं है, ही इज अपॉर्चुनिस्ट। उनको जहां पे मौका मिलेगा वहां पे वो चले जाएंगे। आज उनको अगर लगा कि इस व्यक्ति का नाम लेने पे मेरे वोट बढ़ पाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम लेगा। अगर उसको लगा बजाज साहब का नाम नोट पे आ जाएगा और मुझे बजाज साहब के समर्थकों का वोट मिलेगा तो वो आपका नाम भी रिकमेंड कर लेगा। तो शाबाश। इसलिए बोलते हो नॉट लेफ्टिस्ट नॉट राइटिस्ट, ही इज अपॉर्चुनिस्ट। और अरविंद केजरीवाल जी का बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जी। उनके साथ जो साथी आंदोलन से थे, आप उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए, कुमार विश्वास होगा और हमारे मयंक जो गांधी। एडिटर प्रशांत भूषण होगा। जी आप, क्योंकि मेरे बारे में ओपिनियन वही व्यक्ति अच्छा बता सकता है जो मेरे साथ काम किया है। जी और अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग संघर्ष कर रहे थे, आज हमारी पार्टी सत्ता में थी तब कुछ लोग तो उनके साथ थे, जैसे किरण बेदी हो गया, प्रशांत भूषण हो गए, योगेंद्र यादव हो गए। जी। और जब मैं ये लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में मिला, दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस। राइट। बजाज जी, उसके लिए पूरा एक एपिसोड चला जाएगा आपका। पहले अरविंद केजरीवाल क्या बोलते थे, जी। उसके बाद क्या होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मुझे योगेंद्र यादव जी ने बताया। जी योगेंद्र यादव जी ने ये मुझे बताया, भारत जोड़ो यात्रा की तो हुई, उन्होंने जब सेकेंड दिल्ली में इलेक्शन लड़ा तो बहुत सारे टिकट दिया जी और वो लिस्ट योगेंद्र यादव जी के हाथ में आई। योगेंद्र यादव जी ने ऑब्जेक्शन किया अरविंद केजरीवाल के पास, हम तो क्रिमिनल्स लोगों को टिकट दे दिया। जी अरविंद केजरीवाल का जो जवाब है ये आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जी ये सीख है। उसने योगेंद्र जी को कहा, योगेंद्र जी, देश में 1,500 पॉलिटिकल पार्टियां है, कितने पार्टियों को आप जानते हो? मैं ईमानदार आदमी को दूंगा तो वो चुन के नहीं आएगा, मैं टिकट ऐसे लोगों को ही दूंगा तो ये चुन के आएंगे और चुन के आने के बाद मैं बदलाव करूंगा। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया योगेंद्र यादव जी के साथ कि वो परिस्थिति से बदलने वाले व्यक्ति है। आज उनको यहाँ पे मालूम पड़ गया कि महाराष्ट्र मुंबई में सबसे अच्छा परिस्थिति और लोगों का समर्थन उद्धव ठाकरे जी के साथ है, इसलिए वो उद्धव ठाकरे जी को समर्थन देने आए। राइट, वंडरफुल। राकेश शेट्टी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन अ फैबुलस विक्ट्री इन Kazmapet. Thank you so much for joining us, and hopefully the Congress will do well this time in the BMC elections. Thank you very much, sir. All the very best to you. Thank you very much. Thank you. All right, apologies to the viewers for the slightly wonky audio, but then as you can see, Mr. Shetty was traveling and we weren't able to get the entire network properly. But all the same, what he had to say, well, quite sensational. So there is going to be, yes, what you say. You know, he's not leftist, he's not rightist. So- Kejriwal is an opportunist. That is the Congress's view. The way Rajesh Samant ji kaha ki Aam Aadmi Party has prepared its candidate to fight for all the 227 wards. Yes, They are ready. or 236. Or to the whichever the court decides. So they have got their infrastructure right.
So if they are having the infrastructure right, where ward level लोग उनके पास already है, candidates declare means unofficially declare भी कर दिया है, तैयारी कर रहा है, जी। घर घर कैंपेन रूबन भास्कर ने कहा घर घर हमने आंदोलन शुरू कर दिया है, घर घर जाके मिलना. So you got a threat. The Congress has actually got a threat. Either Uddhav Thackeray ji, as Congress was saying, give them the seats within the from the Shiv Sena quota, and then or MVA and Kejriwal fights together. But if Kejriwal is let loose to run right in 227 areas, 227 wards, I The think Congress will suffer. The Congress is going to suffer. The MVA is going to suffer. The Congress and the NCP will suffer. The Shiv Sena vote will come to the Shiv Sena. The BJP vote will go to the BJP. It's the Congress vote that Kejriwal has always got. And that's what's going to happen. And I think the BJP is depending on that. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद यही होगी कि जिस प्रकार अभी राकेश शेट्टी साहब ने बात करी केजरीवाल के बारे में, उसी प्रकार बाकी कांग्रेस के नेता भी बात करेंगे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की कोई युति ना हो पाए एमवीए से. अगर आम आदमी पार्टी एमवीए से बाहर रहती है, कोई युति नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ है. मुझे ऐसा लगता है. आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन. That's it. That's all we've got for you. What do you think, Pradeep? Am I right? No, perfectly. It's absolutely, you're making very good political sense. If the Aam Aadmi Party becomes strong, Yes. it's going to cut into the votes of the circular It'll party. be at the expense of the Yes. Congress, NCP, Congress, NCP. Samajwadi Party, and these parties. Yes. What you said is perfectly right. Uddhav Thackeray's vote Ji. is going to come to Uddhav Thackeray ji. That's right. Whatever happens. it's Whatever going to come happens. there. So he's not at loss. As you said, why should he do sheet sharing with Aam Aadmi Party? Why should he? Why should he? And get less seats when he's already guaranteed 80 plus. तो किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे जी को मिलना ही है. और 80 प्लस अगर उद्धव ठाकरे जी को आ जाते हैं, Yes, yes. तो बड़े आराम से मेयर उनका बनता है. Of course. सीधी बात है. Yes. उसमें कोई दो राय नहीं है. Yes, yes. लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए खतरा साहब. आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा है. That's what we think. Well, it's politics. Situation may change. क्योंकि कल निजामुद्दीन रहीम साहब थे कांग्रेस के, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली, बड़ी आदर से उन्होंने बोला कि शिवसेना अपने कोटे से दे सकती है आम आदमी पार्टी को. आज राकेश शेट्टी साहब थे कांग्रेस के, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इज नाइदर अ लेफ्टिस्ट नॉर अ राइटिस्ट, ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो वन नेशन नाउ. आज मेरी तरफ से यानी आरकेबी और एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी की तरफ से आप सब लोगों को प्रणाम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.